थे, लेकिन कोई भी हमें हॉल किराए पर देने को तैयार नहीं था। हर कोई यही कह रहा था कि ऊपर से दबाव है, प्रेशर है। दीपके ने बताया कि बड़ी मुश्किल से हॉल मिला था, हमारे पास इसकी रसीद भी है, लेकिन आज सुबह ही हॉल के मालिकों को धमकियां मिली और उनसे कहा गया कि अगर उन्होंने सीजेपी की मीटिंग यहां होने दी तो उन्हें उल्टा लटका दिया जाएगा। आइए जरा सुन लीजिए यहां अभिजीत दीपके ये बताते हुए क्या कह रहे हैं, सुनिए। आज हम दिल्ली में हमारी वॉलंटियर्स मीट करने वाले थे, जिसके लिए हमें एक इंडोर मीटिंग करनी थी। इसके लिए हम हॉल चाहते थे। हम कई जगहों पर गए, किसी ने भी हमें हॉल नहीं दिया। सारे लोग कह रहे थे ऊपर से प्रेशर है, हम कॉकरोच जनता पार्टी वालों को हॉल नहीं दे सकते। ऐसे 10 जगहों पर हम गए, 10 जगह से हमें एक ही चीज़ बताई गई कि हम आपको हॉल नहीं दे सकते, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी वालों को अगर हम हॉल दे देंगे तो हमारे लिए तकलीफ हो जाएगी। हमें धमकियां मिल रही है ऊपर से। बड़ी मुश्किल से हमें ये हॉल मिला था, जिसकी ये रिसीट है। ये हॉल हमें मिला था, लेकिन आज सुबह इनको भी धमकी दी गई और इन्हें बोला गया कि अगर आप यहाँ कॉकरोच जनता पार्टी की मीटिंग होने देते हो तो आपको उल्टा लटकाया जाएगा। तो इस तरह से लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और हमें मीटिंग करने से भी रोका जा रहा है। तो ये सारा बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। बीजेपी के लोग सभी को डरा रहे, धमका रहे कि कॉकरोच जनता पार्टी वालों को अगर कोई मीटिंग के लिए जगह दे देगा तो उनको उल्टा लगाया जाएगा। इस तरह का माहौल बीजेपी वाले इस देश में फैला रहे और कहीं ना कहीं इन लोगों से, उनकी बातों से ये जो हो रहा है उस सबसे उनका डर साफ नजर आ रहा है। सर आपको क्या परमिशन यहाँ की मिल गई थी? आपको परमिशन इंटरनल के लिए, इंडोर मीटिंग के लिए कौन सी परमिशन चाहिए होती है? हॉल बुक करना होता है, उसके लिए कोई पुलिस परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। अगर आप कोई बैंकेट हॉल बुक करते हो या कोई भी हॉल बुक करते हो, आप उसके लिए पुलिस के पास जाते हो? उसके लिए तो बस ये रिसीट है उसकी, ये रिसीट है। लास्ट मोमेंट में कैंसिल कर दिया, तो लास्ट मोमेंट पर कैंसिल कर दिया गया है और ये बोला गया है, इनको धमकाया गया है कि अगर यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी की मीटिंग आपके वेन्यू पर होती है, आपके हॉल में होती है, तो आपको उल्टा लटकाया जाएगा। सुबह से इस ओनर को कॉल आ रहे थे। बाहर से आए, यूपी से आए, पूरे देश भर से हमारे वॉलंटियर यहाँ पर आए, जिन्होंने हमारी मदद की थी प्रोटेस्ट को चलाने में। तो इस तरीके से जो डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उससे साफ पता चलता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इस देश के युवाओं से डर रही है और तभी वो ऐसे धमकियाँ दे रही है। और मैं उनको कहना चाहता हूँ, कितनी भी धमकियाँ दे दो, कितना भी आप लोग डरा लो, इससे हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है, उससे हम डरने वाले नहीं है। ये आपकी गलतफहमी होगी, ये आपकी बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी अगर आपको लगता है इन सारी ऐसी टुच्ची हरकतों से अगर हम डर जाएंगे। सर बैंकेट हॉल वालों की तरफ से क्या कहा गया, किसने आपको यहाँ पर रोका, रद्द किया? वो तो कह रहे उनको फोन आ रहे। कहाँ से आए? अब वो कह रहे कि कुछ बीजेपी के लोग हैं। तो सुन रहे थे आप, यहां पर अभिजीत दीपके को मीटिंग करने नहीं दिया गया। हॉल कोई भी लो, लेकिन हॉल के मालिक को ऊपर से फोन आता है कि तुम्हें उल्टा लटका दिया जाएगा। जंतर मंतर से जो शुरू हुआ आंदोलन, वो किस दिशा में बढ़ा, इसको आप लोगों ने देखा। अब जंतर मंतर पर सीजन 2 होगा और ये जल्द होगा, इसका ऐलान आज कॉकरोच जनता पार्टी के मुखिया अभिजीत दीपके ने किया है। और उन्होंने साफ साफ कहा है कि पहला सीजन तो हो गया और पहले सीजन में आपने देख लिया कि कैसे हमने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया, लेकिन अब मुझसे पूछा जा रहा है, इंस्टाग्राम पे पूछा जा रहा है कि क्या जंतर मंतर पर फिर से आंदोलन होगा। तो मैं कह रहा हूं कि हाँ, जंतर मंतर पर बहुत जल्द सीजन 2 होगा। आइए जरा सुन लीजिए। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर कमेंट कर रहे थे कि सीजन 2 कब आने वाला है जंतर मंतर। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। तो यहां आप सुन रहे हैं, यहां सीजन 2 जल्द आने वाला है। इसके साथ ही परेशानियां बढ़ जाएंगी। अगर फिर से आंदोलन की शुरुआत हो गई जंतर मंतर पर, तो परेशानियां बढ़ जाएंगी सरकार की। ये सब बताता है कि सरकार जंतर मंतर के बाद से कितनी घबराई हुई है और उसके कारण एक तरफ दिल्ली में मीटिंग भी करने नहीं दिया जाता है यहां कॉकरोच जनता पार्टी को। आप जानते हैं कि संसद का सत्र चल रहा है और संसद का मानसून सत्र, और इस सत्र में अब बस कल का दिन बचा हुआ है।
और देखना होगा कि अमित शाह कल सदन में आते हैं या नहीं आते हैं। वैसे आज अमित शाह ने पत्रकारों के सामने तो कहा कि मैं किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हूं और देर रात तक चर्चा के लिए रुक सकता हूं, लेकिन इसके बाद भी अमित शाह सदन में नहीं आए, क्योंकि सरकार जानती है कि जैसे मोदी या अमित शाह सदन में आएंगे, विपक्ष उनसे यही पूछेगा कि पैलेट गन चलाने के आदेश किसने दिए। अमित शाह पर राहुल गांधी ने साफ कहा है कि हमें केवल अपने सवाल का जवाब चाहिए। कांग्रेस ने दोनों का एक वीडियो शेयर किया है, एक तरफ अमित शाह ने जो बोला वो, और उसके बाद राहुल गांधी ने मीडिया से चर्चा में जो कहा है वो। आइए जरा देख लीजिए। मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं। We're not interested in him giving us a lecture or a discussion. We're interested in one simple thing. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? तो आप सुन रहे हैं यहां पर साफ साफ कि आखिर किसने दिया, ये ऑर्डर किसने दिया, ये सब बताता है कि आखिर किसने। यहां पूछ रहे हैं साफ साफ राहुल गांधी कि पत्रकारों, माफी चाहूंगा, पत्रकार नहीं बल्कि वहां पत्रकार भी थे, लेकिन वहां जो आंदोलनकारी थे उन आंदोलनकारियों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया, आखिर ये बता दीजिए अमित शाह जी। और अगर आप नहीं बताते हैं तो आपकी बात सुनने के लिए कौन आएगा, ये यहां पर साफ साफ कहा है राहुल गांधी ने। और कांग्रेस पार्टी के इस वीडियो को आपने देख लिया, लेकिन दूसरी तरफ यहां आपको बता दूं कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज यह भी कह दिया है कि मैं तो फ्रस्ट्रेटेड यानी कुंठित और परेशान हो गया हूं। रिजिजू ने कहा है कि मैं पहली बार देख रहा हूं कि सरकार चर्चा चाहती है लेकिन विपक्ष भाग रहा है। जरा सुन लीजिए किरण रिजिजू को, सुनिए। मैं बहुत निराश हूं, आई एम टोटली फ्रस्ट्रेटेड। जिंदगी में पहली बार मैं ऐसा दृश्य देख रहा हूं जहां सरकार चर्चा चाहते हैं, सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ऑपोजिशन भाग रहे हैं। ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहां तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ऑपोजिशन जवाब सुनने नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। विपक्ष भी बहुत जिम्मेदार होते हैं, सरकार का जिम्मेदारी है और विपक्ष का भी जिम्मेदारी होते हैं। और जब नीट एग्जाम को लेकर के जो पेपर लीक हुए, छात्रों ने आंदोलन किया, कई गतिविधि हुए हैं, विपक्ष ने मांग किया कि इसका डिस्कशन होना चाहिए, होम मिनिस्टर का जवाब चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं कि हम चर्चा चाहते हैं, वो मान नहीं रहा। मजबूरन गृह मंत्री जी फिर एक पत्र लिखना पड़ा, जो ये पत्र जो आपको मैं दिखा रहा हूं, गृह मंत्री जी ने मुझे कॉपी दे करके स्पीकर साहब को लोकसभा में फिर से लेटर लिखा कि हम डिस्कशन के लिए बहुत खुले मन से, विस्तार से, डिटेल से डिस्कशन के लिए तैयार है। ऑपोजिशन पार्टी के लीडर को मनाइए। ये आपने कभी सुना है? सरकार खुद हाथ जोड़ करके, तो सुन लिया आपने, सरकार खुद हाथ जोड़ के कह रही है विपक्ष को, लेकिन विपक्ष भाग रहा है। ये आरोप लगा रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू। वो असल में ये जो कह रहे हैं ये असल में बहानेबाजी है दोस्तों। पवन खेड़ा ने भी, जो अब राज्यसभा के सांसद हैं, किरण रिजिजू को जवाब दिया है। उन्होंने क्या जवाब दिया है जरा आपके सामने स्क्रीन पर लाता हूं। पवन खेड़ा कह रहे हैं किरण रिजिजू जी से लेकर अमित शाह तक पूरी सरकार एक ही बात दोहरा रही है, हम इस मामले पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। यही दोहरा रहे हैं, वो भी पूरी सरकार यही कह रही है। लेकिन वो किस मामले पर चर्चा करने के लिए सहमत हुए हैं? क्या वे ये बताने के लिए तैयार हैं कि हमारे छात्रों पर गोलीबारी का आदेश किसने दिया था? क्या वे राम मंदिर की लूट पर चर्चा करने को तैयार हैं? क्या मोदी इन दोनों मामलों के लिए माफी मांगने को तैयार हैं? सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वो चुनिंदा सवालों के जवाब दें। सरकार कैसे विपक्ष पर आरोप लगाकर खुद जवाबदेही से बच रही है, यह नजर आ ही गया है। मीडिया इसे दिखाए या न दिखाए दोस्तों, लेकिन अब
कांग्रेस खुद इस बारे में खुलकर बता रही है। आज तो राहुल गांधी ने पत्रकारों पर भी काफी नाराज होते हुए अपनी बात रखी है और उन्होंने कहा है कि उन्हें चूहा तक कह दिया गया। आइए जरा सुनिए यहां राहुल गांधी को सुनिए। लेकिन वो कह रहे हैं आपने मुझसे सवाल पूछा, आप उनको इंटरप्ट करती हैं? उनसे नहीं, जब वो बोलते हैं मैं कांग्रेस देखती हूँ। सुनिए, जब वो बोलते हैं आप इंटरप्ट करते हैं? नहीं, आप बोलिए सर। मेरा जवाब, आप इंटरप्ट करते हैं जब वो बोलते हैं? क्यों नहीं करते हैं आप? हमें इंटरप्ट करते हैं, हमें 24 घंटा इंटरप्ट करते हैं, मगर उनको कभी इंटरप्ट नहीं करते आप। उनमें क्या स्पेशल चीज है जो पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है? आपको स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, पूरे देश में स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, आपको भी नहीं डरना चाहिए। तो यहां साफ साफ इन्होंने समझा दिया राहुल गांधी ने कि चूहे की तरह आप खड़े हो जाते हैं उनके सामने, यानी सत्ता पक्ष के सामने, उनको इंटरप्ट नहीं करते हैं। मैं जैसे जवाब देने के लिए आता हूं या विपक्ष जवाब देने के लिए आता है, आप बिल्कुल यहां हमें टोकने लगते हैं, बीच बीच में रोकने लगते हैं, हमें बात करने नहीं देते, अपनी बात रखने नहीं देते। छात्रों को देखिए, या कह रहे हैं स्टूडेंट्स जो जंतर मंतर पे थे, वो नहीं डरे, आप भी मत डरिए। यानी एक बार फिर राहुल गांधी ने डरो मत का नारा बुलंद किया। आप जानते हैं कि राहुल गांधी कई बार मीडिया को तंज कस चुके हैं कि उनकी खबरें नहीं दिखाई जाती हैं, लेकिन अब वो जिस तरह आक्रामक होकर फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, क्या इसमें मोदी सरकार की हार के लक्षण दिख रहे हैं? आज इसी पर चर्चा करेंगे। जंतर मंतर से शुरू होगा फिर सीजन 2। क्या फिर आंदोलन की शुरुआत होगी जैसा दीपके ने कहा है? और क्या घुटने टेकेंगे अमित शाह? कल आखिरी दिन है। चर्चा की शुरुआत करते हैं इन्हीं सवालों के साथ। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, 5 वरिष्ठ साथी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, शकील अख्तर जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं और अमलिंदु उपाध्याय जी हैं। आप पांचों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। स्वामी जी, कहां से शुरू करें? आंदोलन फिर से, या अब ये देखिए, दिल्ली में अगर आप सरकार विरोधी हैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। स्वामी जी, अगर आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहें तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रेस क्लब ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। ये साफ दिखाई देता है। भीड़ ज़्यादा थी, समर्थक ज़्यादा आए थे अभिजीत दीपके के, तो उन्होंने बुकिंग करवाई, रसीद दिए, पैसे दिए और कहा जा रहा है कि उल्टा लटका देंगे या कैंसिल कर दो। ये हालत हो गई है। दूसरी तरफ लास्ट में आपने देख ली बाइट राहुल गांधी की, मीडिया को सीधे सीधे समझा दिया कि मत डरो भाई, बहुत डर लिए। क्या कहेंगे? देखिए राजीव, पहली बात तो यह है, हम इतने कमजोर नहीं है, इतने विकल्पहीन नहीं है। अगर हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने देंगे, हमारे पास डीवी लाइव है और हमारे पास डीवी लाइव के 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं और लाखों करोड़ों व्यूअर्स हैं। हम अपने व्यूअर से बात करेंगे और व्यूअर्स हमारी बात सुनेंगे। हमारे पास ये फोरम है, इसलिए हम इधर उधर इनसे डरते नहीं, और जो लोकतंत्र के लिए और भारत माता के लिए आवश्यक है वो बोलते हैं। और हमारे सुनने वाले भी हैं, हमें स्नेह करने वाले, प्यार करने वाले भी हैं। हम उनसे संवाद करेंगे और जो हमसे संवाद नहीं करना चाहते वो गोदी मीडिया देके उनसे बात करें। नंबर 1। नंबर 2, देखिए ये किरण रिजिजू साहब ने जो कहा कि उन्हें बड़ा ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। अरे रिजिजू साहब, अभी तो आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, अभी तो शुरुआत है, अभी तो ये झलक है। देखिए, आज अमित शाह साहब के पास 4 विकल्प हैं। पहला, वो संसद में आए, दूसरा विकल्प है संसद में ना आए, तीसरा विकल्प है संसद में आए और सच बोलें, चौथा विकल्प है संसद में आए और झूठ बोलें। आज चारों विकल्प में मोदी और अमित शाह साहब को केवल नुकसान है। अगर अमित शाह संसद में नहीं आते तो भी उनका नुकसान है, आते हैं तो भी नुकसान है, सच बोलते हैं तो भी नुकसान है, सच नहीं बोलते हैं तो भी नुकसान है। पतली गली निकलने के लिए अब नहीं है। देखिए, अब ये सवाल विपक्ष का नहीं है, अब ये राहुल गांधी का नहीं है, अब ये देश के जन जन का है। भाई, मेरी ग्रैंड डॉटर्स हैं, मेरे बच्चे हैं, और मेरी ग्रैंड डॉटर जो है वो जेन अल्फा है। इसलिए लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं, या तो वो खुद जेनजी हैं, या उनके बच्चे जेनजी हैं, या उनके नाती पोते जेन अल्फा हैं। तो ये सारी श्रेणी आज के तारीख में, हम तो केवल एक प्रश्न का जवाब अमित शाह साहब आपसे चाहते हैं। आप कह रहे हैं मैं संसद में तो हूं। अच्छा, ये बताइए राजीव जी, अगर मैं यूनिवर्सिटी में जब प्रोफेसर था, मान लीजिए मैं यूनिवर्सिटी जाऊं, अपने चैम्बर में बैठा रहूं, क्लास लेने ना जाऊं, मुझे तनख्वाह मिलेगी क्या?
और मैं जब बच्चे आए कहने लगे साहब आप पढ़ाने नहीं आते क्लास में, मैं कहूं भाई यूनिवर्सिटी तो आता हूं ना, अपने चैम्बर में बैठता हूं ना, आपको क्या परेशानी है? मैं बैठता हूं, मैं यूनिवर्सिटी में तो आता हूं, अटेंडेंस तो लगाता हूं, क्या मुझे तनख्वाह मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि जो मुझे तनख्वाह मिलती है वो बच्चों के प्रश्नों का जवाब देने के लिए मिलती है। अमित शाह साहब को जो तनख्वाह मिलती है, उनको जो फैसिलिटीज मिलती हैं, उन्हें जो कमांडोज मिलते हैं, वो इसलिए मिलते हैं कि संसद जो हमारे टैक्सेस से बनाई गई है, उस संसद के अंदर विपक्ष जो जनता के प्रश्न पूछ रहा है उसका जवाब दीजिए। दैट इज वाई यू आर पेड। अगर आप प्रश्न का जवाब नहीं देना चाहते और कहते मैं तैयार हूं, मैं तो तैयार हूं, अरे यार तुम्हारी तैयारी का हम क्या करें भाई? आप तैयारी मत कीजिए, आप आइए संसद के अंदर, जो प्रश्न पूछा जाए उसका जवाब दीजिए, और जो प्रश्न पूछा जाए उसका जवाब दीजिए। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि साहब आप किस क्लास तक पढ़े? कहने लगे मेरे ग्रैंडफादर वहां पढ़े हुए थे, मेरे नाना जी वहां पढ़े हुए थे, मेरे चाचा वहां पढ़े। अरे यार तुम्हारे चाचा नाना से मुझे लेना देना नहीं है, मुझे बताओ तुम कहां तक पढ़े हो? एंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़े हो? किस डिग्री में थे? कितने और तुम्हारे क्लास फेलोज थे? कौन तुम्हारा टीचर था? किस यूनिवर्सिटी में पढ़े थे? मुझे सारी चीजें, जो प्रश्न पूछ रहा उसका जवाब दो, बाय दाई की बात मत करो। अब ये देखते हैं कल वो आते हैं या नहीं आते हैं। आते हैं तो क्या झूठ बोलते हैं? क्या विपक्ष चुपचाप झूठ को सुन लेता है? मुझे तो आशा नहीं है। अगर विपक्ष सुन भी लेगा झूठ, अब देश की जनता नहीं सुनेगी, अब जेनजी नहीं सुनेगा। हमारा जेनजी जो है, हमारा जेन अल्फा जो है, वो इतना ज्यादा जागृत हो गया है, उसको इस प्रश्न का जवाब चाहिए कि 20 तारीख को जो पैलेट गन चली, और जैसे कल अमलिंदु ने बताया कि एक ही हॉस्पिटल की रिपोर्ट के हिसाब से 10 बच्चों को पैलेट गन लगी है। अगर इस प्रकार से बाकी हॉस्पिटल में मिला जला के ज्यादा पैलेट गन लोगों को लगी और आप कह रहे हैं गन चली नहीं, फिर आपने कैसे की? तो मतलब सारी चीजें, अब ये जनता का प्रश्न है, ये विपक्ष का प्रश्न नहीं है, राहुल गांधी का प्रश्न नहीं है। अगर राहुल गांधी ने कहा, मानी बात है भाई, ये जो गोदी मीडिया है, ये अमित शाह साहब के पास तो माइक ही लेके नहीं जाता, माने सत्ता पक्ष के सामने तो माइक ही लेके नहीं जाता, खाली हाथ जाता है और मुस्कुराते हुए जैसे कोई लिफाफा मिल गया हो, जैसे कोई घर में पैसा पहुंच गया, उस तरह से बिहेव करता है। और जब राहुल गांधी आते हैं तो उनके मुंह में माइक घुसेड़ता है, वो कार में बैठते हैं तो माइक घुसेड़ता है। तो देखिए अभी तो उन्होंने बड़ा शालीन भाषा का उपयोग किया है, उन्होंने केवल इनको चूहा कहा है। अब राहुल गांधी देखिए एक शालीन व्यक्ति हैं, ज़हीन व्यक्ति है, इसलिए उन्होंने उनको चूहा कहा है। लेकिन जो देश की जनता के दिमाग में आज के तारीख में गोदी मीडिया की इमेज बन गई है, वो आपने देख ली जंतर मंतर के अंदर किस प्रकार से उनको ट्रीट किया गया। भाई बच्चों की कोई लड़ाई तो है नहीं, डीवीलाई से कोई प्यार तो है नहीं, डीवीलाई से कोई रिश्तेदारी तो है नहीं, कोई गोदी मीडिया से उनकी खानदानी लड़ाई तो है नहीं। भाई वो जानते हैं कि डीवीलाई उनके प्रश्न उठा रहा है, इसलिए डीवीलाई को प्यार करते हैं। जिस दिन आप प्रश्न नहीं उठाएंगे और आप उनके साथ दगाबाजी करेंगे या मैं दगाबाजी करूंगा, वही जंतर मंतर में मेरे को हुटिंग करनी शुरू कर देंगे। अरे जब तक मैं बच्चों के दर्द को आगे तक पहुंचा रहा हूं और सच बोल रहा हूं, सच के साथ खड़ा हूं, वो मेरी इज्जत कर रहा है, वरना इज्जत नहीं करेंगे। तो गोदी मीडिया के साथ उन्होंने कैसे ट्रीट किया। अब वो पहुंच गए साहब एक झारखंड के अंदर, अरे आईसीयू के अंदर जहां प्रवेश वर्जित है, जहां आईसीयू पेशेंट से कोई बाहरी आदमी मिल नहीं सकता, जबरदस्ती माइक लेके घुस गए, इंटरव्यू लेने लगे। अब आनी बात है कि जान में खतरा आएगा तो डॉक्टर और हॉस्पिटल उनके खिलाफ एफआईआर लिखाएंगे, वो अरेस्ट होंगे। तो देखिए सीधी सी बात है, हमारे बच्चों के साथ, हमारे युवाओं के साथ जो खड़ा है, हम उसके साथ खड़े हैं, देश उसके साथ खड़ा है। जो हमारे युवाओं के साथ धोखाधड़ी करता है, फर्जीगिरी करता है, उनके साथ कोई प्रोपेगेंडा करता है, गद्दारी करता है, तो उसको हम बताएंगे कि भैया ये बच्चे हमारे भविष्य हैं, ये देश के भविष्य है, इनके साथ गद्दारी मत करो, इनके दर्द को समझो, इनको रोजगार नहीं मिल रहा है, इनके पेपर लीक हो रहे हैं, और अगर तुम इसको नहीं समझोगे तो अभी तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रिजिजू साहब आप आ जाएंगे। अमित शाह साहब कहिए पार्लियामेंट में आए और एक प्रश्न का जवाब दें, ये जो गोली चली थी, वहां पे जो अत्याचार हुआ था, किसके आदेश पे हुआ था? इसके अलावा कोई भी कहानी किससे सुनने के लिए हम तैयार नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल शकील जी, लेकिन ये हुआ क्या? ये अचानक अवतरित कैसे हो गए गृह मंत्री? अभी तक तो बयान भी नहीं दे रहे थे, चिट्ठी भी लिख दी उन्होंने, ओम बिरला के को चिट्ठी दे दी और कह रहे हैं कि मैं रात भर बैठने के लिए तैयार हूं, मैं पूरा सुनने के लिए तैयार हूं। लेकिन विपक्ष कह रहा है सुनने सुनाने की बात ही नहीं है। राहुल गांधी तो साफ साफ कह रहे हैं कि भाई बस इतना सा बता दीजिए कि पायलट गन चलाने का, किलो भरे लाठियां चलाने का, छात्रों के ऊपर बर्बरता करने का ऑर्डर किसने दिया? अगर गृह मंत्रालय ने दिया है तो अमित शाह जी इस्तीफा दें, पहले अकाउंटेबिलिटी तो तय हो। यही तो बात हो रही है। कोई रास्ता कोई रास्ता नहीं है
और अगर अब सदन में आते भी हैं तो जिस इमेज को बचाने के लिए आएंगे वो भी अब बचने वाली नहीं है। देखिए, इससे पहले हम थोड़ा सा किरण रिजिजू का बता दें कि वो क्यों कह रहे थे कि इतने डिस्प्रेस्ड हो रहे हैं, वो इतने परेशान हो रहे हैं, वो अवसाद में जा रहे हैं। आज जब वो बोलने खड़े हुए 2 बजे और जब उन्होंने कहा कि आने को तैयार है गृह मंत्री, तो विपक्ष ने जितने उनके पोस्टर बैनर थे वो सारे ठीक उनके चेहरे के सामने लाके लगा दिए। उन्होंने सोचा नहीं होगा कभी कि विपक्ष के सदस्य उनके चेहरे के सामने बिल्कुल ठीक आ जाएंगे और जो उनके पोस्टर थे उसका भोंपू जैसा बना के, गोल गोल बना के, वही उनके चेहरे पे नारे लगाएंगे। और उनके बचाव के लिए सत्ता पक्ष से कोई नहीं था, अकेले वो खड़े थे और वो यही बोल रहे थे कि वो तैयार हैं आने के लिए, आप सुनिए। और जो अभी बताया है कि विपक्ष तो मांग रहा है, विपक्ष की बात मान रहे हैं, तो किरण रिजिजू के लिए बहुत मुश्किल है, उन्हें फ्रंट पे कर दिया गया है। और जो भी फ्रंट पे आता है और जब उसके पास से कुछ बोलने के लिए नहीं होता है, सच्चाई नहीं होती है, तो मुश्किल में आ जाता है। अब अमित शाह जी की बात देखिए, अमित शाह जी संसद में तो रोज आ रहे हैं, वो तो कोई बात ही नहीं है। उन्होंने जो सदन में आने की बात कही है वो इसलिए कही है कि 12 साल से जो माहौल बना रहे थे कि वो सबसे ताकतवर हैं, जब वो बोलते हैं तो सब चुप हो जाते हैं, लोह पुरुष हैं वो सारा का सारा माहौल जो है ध्वस्त हो गया है। राहुल ने जो यह कह दिया कि वो मेरे सामने आ ही नहीं सकते, वो आ ही नहीं रहे, वो आएंगे ही नहीं, और वही हो रहा है। कल लास्ट दिन बचा हुआ है। आज भी अखिलेश यादव ने तंज किया। 2 बजे जैसे ही सदन शुरू हुआ, लोकसभा की बात बता रहे हैं, लोकसभा कह 2 बजे तो उन्होंने कहा था आने की, कहाँ है? ट्रेजरी की पहली बेंच हमेशा की तरह खाली पड़ी हुई थी। हमेशा की तरह मतलब इस सेशन की तरह। वहां पे प्रधानमंत्री बैठते हैं, राजनाथ सिंह बैठते हैं और गृह मंत्री बैठते हैं। और आमतौर पे प्रधानमंत्री आते नहीं हैं, राजनाथ सिंह भी कम आते हैं, तो अमित शाह जी बैठते हैं वहां पे अकेले। कोई उनके साथ बैठ नहीं सकता, कोई शेयर नहीं कर सकता उसको। तो अखिलेश ने कहा कहाँ है वो? फिर 3 बज गए, 2 बजे फिर स्थगित हो गई थी, 3 बजे फिर शुरू हुई, कहाँ है? राज्यसभा में भी ये सवाल हुआ। उनका एक जो बिल था केरल से केरलम करने वाला, वो अमित शाह का बिल था। लोकसभा के बाद राज्यसभा में चर्चा हो रही थी। कांग्रेस के सदस्यों ने कहा, टीएमसी के सदस्यों ने कहा, जिनका बिल है वो कहाँ गायब है? तो अमित शाह के लिए इस समय बहुत बड़ी मुसीबत है। वो सारा भ्रम टूट गया है। और आज आपने देखा होगा जो उनकी बाइट थी वो उनके उस ऊंचे स्वर की तरह नहीं थी जो वो पहले देते थे। उल्टा लटका के सीधा कर दूंगा बंगाल। लेकिन दीपके को और काकरोच जनता पार्टी को उसी भाषा में किसने धमकी दी? उनके लोगों ने, वो कह रहा बीजेपी के लोगों ने धमकी दी, वो उसी भाषा में बोल रहे हैं कि उल्टा लटका देंगे। अभी जो है वो जो अहंकार है वो जा नहीं रहा है। और अब अगर वो आ भी गए तब भी वो वापस अपनी उस छवि को नहीं बना सकते। न मोदी जी बना सकते हैं, न अमित शाह बना सकते हैं। और अगर नहीं आए तब तो वो छवि पूरी तरह टूट जाएगी। सिर्फ एक ही मैसेज जाएगा कि राहुल का सामना नहीं कर सकते। दूसरी बात, आज राहुल ने जो मीडिया से कहा, मीडिया रोज उनको ही सवाल करता है, राहुल उनके जवाब भी देते हैं, प्रियंका भी देती है, मगर सवाल का वो जवाब दे रहे हैं और उसमें व्यवधान, इंटरप्ट करना, उनका सवाल नहीं, उनका जवाब नहीं सुनना। इसमें राहुल ने कहा कि उनके सामने तो चुप चूहे की तरह खड़े रहते हो, उनसे नहीं पूछते, कभी उनको इंटरप्ट नहीं करते। वो तो 2 मिनट बोले, 2 घंटे बोले, आधा घंटा बोले, आप चुपचाप सुनते हो, क्रॉस क्वेश्चन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये मीडिया को भी सोचना चाहिए कि वो कर क्या रहा है आखिर। यही मीडिया था, इसने कभी विपक्ष के नेता अरुण जेटली हुआ करते थे राज्यसभा में, लोकसभा में हुआ करती थी सुषमा स्वराज, उनसे कभी इस तरह के सवाल पूछे? इसी मीडिया ने ये विपक्ष से सवाल पूछे। उन दिनों तो मनमोहन सिंह से सवाल पूछते थे, सोनिया गांधी से सवाल पूछते थे, सत्ता पक्ष से सवाल पूछते थे, आज विपक्ष से पूछ रहे हैं।
अगर विपक्ष से ही सवाल पूछना होता है उस वक्त उनसे पूछ के बता देते। खैर वो तो चलो बड़े नेता थे, रविशंकर प्रसाद से ही पूछ लेते। ऐसा जवाब देते हैं और रविशंकर प्रसाद इन लोगों को क्यों 3 दिन तक आता नहीं है वो आदमी फिर। तो ये जो है बिल्कुल आप एक तरफा कार्रवाई करते हो कि सिर्फ कांग्रेस से पूछना है, चाहे वो सत्ता में हो तब भी और चाहे वो विपक्ष में हो तब भी, और फिर भी वो जवाब देते हैं, लेकिन फिर भी आप उसको सुनते नहीं हो, फिर भी आप इंटरप्ट करते हो। तो आज जो है बड़ा इंतजार किया विपक्ष ने, नहीं आए, और जब किरण रिजिजू ने कहा तो उन्होंने कहा कि हम जो है उनके भाषण में इंटरेस्टेड नहीं हैं, वो आए और ये बता दें सिर्फ एक सवाल का जवाब कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, कौन रोक रहा है उन्हें आने के लिए, क्यों नहीं आ रहे हैं, वो किसी चाहिए उनको, आए और बोल दें, और प्रधानमंत्री आए साथ में और वो माफी मांग ले उसके लिए, और प्रधानमंत्री को ही चंदा चोरी का जवाब देना है। 3 मांगे हैं बड़ी क्लियर। नंबर 1, अमित शाह ये बताएं कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। नंबर 2, प्रधानमंत्री गोली चलाने के लिए माफी मांगे, और नंबर 3, चंदा चोरी पर प्रधानमंत्री अपना बयान दें। एक बात और है कि जो राहुल ने कही और फिर उसी बात को दीपके ने भी कही, वो बड़ी जरूरी बात है। राहुल ने कहा कि आज देश का युवा नहीं डर रहा है, मीडिया से कहा आप क्यों डरते हो, और वही दीपके ने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं। बीजेपी अगर सोचती है कि हम डर जाएंगे, देश का युवा डर जाएगा, तो देश का युवा डरने वाला नहीं है। इसका मतलब कि ये मैसेज अब देश भर में पहुंच गया है, और दीपके ने बड़े साफ शब्दों में कहा, इससे पहले वो बीजेपी के ऊपर इस तरह का प्रहार नहीं कर रहे थे। आज का जो था हमला बार बार नाम लेके था कि बीजेपी ये कर रही है, बीजेपी ने हमको धमकाया, बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, बीजेपी युवाओं से डर रही है, उन्होंने बार बार बीजेपी का नाम लिया। तो इसका मतलब ये है कि युवाओं को ये भरोसा हो गया है, ये बात समझ में आ गई है कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे बीजेपी का स्पष्ट नीति है, जानबूझ के वो युवाओं का करियर और उनका भविष्य बर्बाद कर रही है। और इसीलिए उन्होंने जंतर मंतर 2 की बात कही कि जो अभी आंदोलन किया उसके नतीजे में जो कुछ होना चाहिए था वो हुआ नहीं है। मुकदमे भी पूरी तरह वापस नहीं हुए हैं, अमित शाह ने जवाब भी नहीं दिया है, दूसरे परीक्षाओं में धांधली किस तरह रुकेगी इसके बारे में सरकार ने भी तो कुछ बोला ही नहीं है। धांधली हो जाएगी तो हम सजा बढ़ा देंगे, ये कौन सी बात हुई भाई। तो इसलिए जो है अब सरकार के लिए मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं। कल आखिरी दिन है, अमित शाह अब आए या न आए उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये जो है संसद का मानसून सत्र, इसके जरिए विपक्ष ने माहौल एक बना दिया है, और उसी के साथ जंतर मंतर से छात्रों ने एक माहौल बना दिया है। तो ये दोनों माहौल जो हैं सीधे सीधे बीजेपी सरकार के खिलाफ जा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये दोनों माहौल, संसद में क्या हुआ, संसद का आखिरी दिन, जरा जल्दी से प्रशांत जी को ले आइए स्क्रीन पे। प्रशांत जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं कि संसद में जो कुछ चल रहा है, अब कल आखिरी दिन है, आज आते हैं अमित शाह, बयान देते हैं कि मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं, विपक्ष शांतिपूर्ण सुने, और उसके साथ साथ जब तक वो, और कल दोपहर बाद 3 बजे अपना बयान दूंगा। इसके क्या मायने निकाले जाए। और इस बीच शाम को अभिजीत दीपके का ये बयान कि जंतर मंतर सीजन 2 जल्द शुरू होगा, इसके क्या मायने हैं? जी देखिए, कल हमने राहुल गांधी की स्ट्रेटेजी की चर्चा की थी कि उन्होंने अमित शाह को टारगेट किया हुआ है, और आज अमित शाह ने वही किया जो राहुल गांधी चाहते थे। एक कव्वाली की लाइन है, क्या से क्या हो गए देखते देखते। यही अमित शाह संसद में बोलते थे कि मैं तय करूंगा, चिल्लाते हुए बोलते थे मैं तय करूंगा कि मैं कब बोलूंगा। राहुल गांधी कोई नहीं होते मुझे बताने वाले। आज बहुत ठंडी आवाज में कह रहे हैं कि मैं तो तैयार हूं सब जवाब देने को, रात में ही बैठूंगा। देखिए, राहुल गांधी की स्ट्रेटजी बड़ी साफ थी। ये सरकार 2 लोगों की है, मोदी और अमित शाह। तीसरे नंबर पे यहाँ पे कोई नहीं है, बाकी गिनती शुरू होती नंबर 10 से। किसी मंत्री की कोई हैसियत नहीं है, मोदी और अमित शाह। मोदी का बड़ा लार्जर देन लाइफ इमेज बनाई गई,
और अमित शाह की एक बहुत खौफनाक इमेज बनाई गई कि ये सब डरते हैं उनसे, बोलते हैं तो संसद खामोश हो जाती है, पत्रकारों की हिम्मत नहीं सवाल पूछने की, अफसर भी खड़े होते हाथ जोड़ के, मुख्यमंत्रियों की हिम्मत नहीं है। ऐसे अमित शाह को गिड़गिड़ाते हुए बोलना पड़ रहा है 2 माइक के सामने। ये राहुल गांधी की स्ट्रेटजी थी कि ब्रांड मोदी को जेनजी ने खत्म किया और अमित शाह के गुब्बारे की हवा राहुल गांधी ने संसद में निकाल दी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अब नंबर गेम है ही नहीं। आप ईडी सीबीआई लगा के पार्टियां तोड़ दो, कोई पार्टी में जाते हैं किसी सुप्रिया सुले के रिसेप्शन में तो वहां अफवाहें फैल जाती कौन सी पार्टी टूट रही है। अब इन सब चीजों का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। अब पॉलिटिक्स जो है वो सड़क वाली पॉलिटिक्स है और उस सड़क की पॉलिटिक्स को राहुल गांधी और जेनजी के तमाम लोग लीड कर रहे हैं। बहुत ऐतिहासिक मोमेंट है देश में। देखिए, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन अराजनीतिक आंदोलन था और उसने सत्ता को बदला। उसके बाद अन्ना हजारे आए, वो भी गैर राजनीतिक आंदोलन था, उन्होंने भी सत्ता को बदला। इस बार आंदोलन या सरकार के खिलाफ जो आक्रोश है उसको दिशा देने का काम संसदीय विपक्ष कर रहा है, राहुल गांधी कर रहे हैं। ये फर्क है और इसमें आप देखते जाइए कि अगले 2, 3, 4 महीने कितने भारी पड़ते हैं। बहुत बिल्स की चर्चा हो रही थी, अब सीआरए का बिल चला गया ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को। मैं कल हमने चर्चा इसकी कर दी थी कि वो चला जाएगा, परसों चर्चा कर दी थी कि चला जाएगा, चला गया। डिलिमिटेशन बिल की बहुत चर्चा हो रही है। डिलिमिटेशन बिल पे अगर विशेष सत्र आता है तो उसमें कोशिश होगी, विशेष सत्र आएगा ही तब, बुलाया ही तब जाएगा जब डीएमके से कोई डील हो जाएगी। अगर आप तमिलनाडु के अखबार पढ़ेंगे, तमिलनाडु का मीडिया देखेंगे, वहाँ जिले जिले तमिलनाडु के जिले जिले जो है वो मार्च निकल रहे हैं डिलिमिटेशन के खिलाफ। लोग काले कपड़े पहन के मार्च निकाल रहे हैं। वहाँ असेंबली ने रेजोल्यूशन पास कर दिया है। चीफ मिनिस्टर विजय ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है और ये पूरा मोमेंटम खुद डीएमके ने खड़ा किया था डिलिमिटेशन के खिलाफ। तो देश की राजनीति अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ से निकल चुकी है। अब वो ब्रांड मोदी नहीं रहा और राहुल गांधी ने संसद में ब्रांड अमित शाह को भी ध्वस्त कर दिया। उनकी जो एक हेकड़ी थी कि जो मैं कहूँगा वही होगा, आप वो बाइट निकाल के सुनिए। अगर हम लोगों ने कई बार यहाँ वो बाइट चलाई है जब वो आए, जब बोल रहे थे, वो बाइट आप निकाल के सुनिए कि किस हेकड़ी के साथ वो संसद में आंखें निकाल के बोल रहे थे कि मैं जो चाहूंगा संसद में वो बोलूंगा। और आज का देखिए कितना टेम्परेचर डाउन हो गया ये। और राहुल गांधी ने शुरू से ही जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका कौन सा फोटो लगाया, आप वो याद कीजिए कि राहुल गांधी ने कौन सा फोटो लगाया था अमित शाह का, और वो फोटो लगा के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो वहीं से राहुल गांधी टारगेट कर रहे थे कि ब्रांड मोदी को जंतर मंतर ने ध्वस्त कर दिया, मजाक उड़ गया उनका, उनके ऊपर मीम्स बन रहे हैं, रील्स बन रही हैं, और ब्रांड अमित शाह को राहुल गांधी ने वो कर दिया। तो अब वो सरकार ये बहुत वनरेबल है। यहाँ पे अब कोई नंबर गेम, कोई ईडी सीबीआई अब नहीं चलने वाला। और अमित शाह जब भी बोलेंगे, संसद का सत्र ना भी हो, वो संसद का सत्र ना भी हो तो भी वो गृह मंत्री हैं, तब भी उनकी जवाबदेही है कि पैलेट गन कैसे चल गई। और कोई मजिस्ट्रेट का ऑर्डर नहीं था। राजीव जी, दिल्ली में कमिश्नरी है, कमिश्नर ऑफ पुलिस है यहाँ पे एसीपी को मजिस्ट्रेट पावर्स होती है फायरिंग का ऑर्डर देने का। तो ये अमित शाह के अफसर ने ऑर्डर दिया है। कैसे बगैर नाम प्लेट के चले गए लोग। झारखंड में भी लाठीचार्ज हुआ है
क्या झारखंड में कोई पुलिस वाला दिखाई गया जिसके नंबर प्लेट ना हो? क्या झारखंड में कीले जड़े हुए लाठियां चलाई गई क्या वहां पे? गलत वो भी हुआ, लेकिन एक डिग्री होती है, वो डिग्री यहाँ पे तोड़ दी गई। और एक सबसे बड़ा जवाब जो अमित शाह को देना है कि 17 तारीख को पुलिस कमिश्नर को 20 टेन्योर में क्यों हटाया गया? पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा, क्या वो लाठीचार्ज करने के लिए तैयार नहीं थे? क्या वो बल प्रयोग करने के लिए तैयार नहीं थे? क्या सतीश गोलचा इनको हटाने के लिए, भूख हड़तालियों को हटाने के लिए राजी नहीं थे? तो क्या कारण था कि वो हटाए गए? ये भी साफ करना चाहिए देश के सामने। तो कुल मिला के ये कि सरकार अब पूरी वनरेबल है। जो बड़े बड़े मंसूबे संसद के सत्र के पहले उड़ाए गए थे वो हवा में उड़ चुके हैं, वो सारे बिल। और अब दूसरी चीज ये है कि अडानी जी का मुकदमा भी सॉल्व हो गया है, तो अब चीजें जो है वो और तेजी से घूमेंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत कुछ चल रहा है पर्दे के पीछे और बहुत कुछ पर्दे के बाहर दिखाई भी दे रहा है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इन सब के बीच संसद का आखिरी दिन कल है और उससे पहले आज अमित शाह का बयान क्या मायने रखता है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार जो बातें कहते आ रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और अगर गृह मंत्री के आदेश से ये सब कुछ हुआ है तो उसके लिए वो इस्तीफा दें, जिम्मेदारी लें, इस्तीफा दें। क्या ये मामला और आगे बढ़ सकता है या इस संसद सत्र के बाद ये सब कुछ खत्म हो जाएगा? सब खत्म। प्रेम कुमार जी कैसे देखते हैं? राजीव जी, देखिए आज देश में जो सबसे महत्वपूर्ण बात हो रही कि संसद कौन चलने नहीं दे रहा है। संसद नहीं चल रहा है तो इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? और अपने अपने तरीके से सत्ता पक्ष ये बताने में लगा है कि हम तो बिल्कुल रेस्पॉन्सिबल हैं और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है कि संसद नहीं चल रहा है। संसद चलाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन कैसे रेस्पॉन्सिबल है? तो जब संसद सत्र खत्म हो रहा है उसके ठीक एक दिन पहले आकर के कहते हैं कि भाई 3 बजे तक का समय है, आप आइए और हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, चर्चा करना और सवाल का जवाब देना, इसमें जो बारीक फर्क है इसको वो मिंगल्ड कर रहे हैं और उनका पूरा इकोसिस्टम जो है इस मिंगल्ड को एक साथ बता रहा है कि हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं। आप इतने दिन से चर्चा मांग रहे थे, कोई विपक्ष का आदमी चर्चा नहीं सवाल पर जवाब मांग रहा था और सवाल पर जवाब देने के बजाय ये चर्चा प्रस्तावित कर रहे हैं, वो भी जिस दिन संसद का आखिरी दिन है उसके लिए। और इसमें भी महत्वपूर्ण बात क्या है कि संसद में आकर के अमित शाह यही प्रस्ताव रखते कि भाई हम संसद पे चर्चा करना चाहते हैं। आप प्रेस के सामने में आके बोल रहे हैं कि हम संसद पे चर्चा करना चाहते हैं। संसद से बाहर आपकी बात को विपक्ष क्यों वैल्यू दे? आपको संसद के भीतर बोलिए कि आप चर्चा कराना चाहते हैं कि जवाब देना चाहते हैं, बात वहां होगी। तो संसद के बाहर वो बोल रहे हैं, इसलिए ये अपने आप में स्पष्ट बात है कि चर्चा से भाग कौन रहा है और संसद से कौन भाग रहा है और सवाल का जवाब देना कौन नहीं चाह रहा। अगर ईमानदारी से वो चर्चा ही चाहते तो बीते कई दिनों से 2 हफ्ते लगभग हो गए हैं जबकि विपक्ष अमित शाह कहाँ है, नरेंद्र मोदी कहाँ है, सदन में आओ के नारे लगा रहे। तो सदन में आकर के आप चर्चा तो करने नहीं आए कभी, तो संसद में चर्चा से कौन भाग रहा है? और चर्चा तो हम उनका वाला वर्ड बोल रहे हैं, एक्चुअल है कि संसद में सवाल का जवाब देने से कौन भाग रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब अमित शाह जी को इस बात से भी बहुत दुख है कि लगातार भागने वाला कहा जा रहा है, भगोड़ा कहा जा रहा है। ऐसी संसद में शब्दावली नहीं होती थी, लोग ऐसे नहीं बोलते थे। संसद की शब्दावली तो देश देख रहा है कि क्या क्या रही है, संसद के भीतर क्या क्या नहीं कहे गए हैं। और लेकिन इनको भगोड़ा कह देने से ही चिंता हो रही, दिक्कत हो रही है। तो बात यह है कि बहुत सही इस पैनल पे चर्चा हो रही थी कि अमित शाह जो कभी कहा करते थे कि मैं
कब बोलूंगा, क्या बोलूंगा, इसका अनुक्रम मैं स्वयं तय करूंगा, कोई दूसरा तय नहीं कर सकता है। ये बात वो बोला करते थे। और आज स्थिति यह है कि आप संसद में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये भी विपक्ष का तेवर तय कर रहा है। आप भागे भागे फिर रहे हैं, बोलना तो छोड़ दीजिए, संसद में आ तक नहीं रहे हैं, चर्चा की डिमांड भी कर रहे हैं, संसद से बाहर कर रहे हैं। तो संसद में कौन कब क्या बोलेगा, इसका जो घमंड था, इसका जो गरूर था, उसको अपोजिशन ने तोड़ कर रख दिया है। अपोजिशन में वो ताकत होती है कि संसद में कौन कब क्या बोलेगा वो तय करे, और उस ताकत वो साबित हो गया है, वो ताकत प्रैक्टिकली साबित हो गया है कि जिसको इतना गरूर था कि मैं कब क्या कैसे बोलूंगा वो मैं तय करूंगा, वो संसद में नहीं आ पा रहे। ये गरूर एकदम से धराशायी हो गया है। दूसरी बात यह है कि आज राहुल गांधी ने जो बात कही प्रेस को लेकर के, प्रेस से बात करते हुए कि आप हमें इतना इंटरप्ट करते हैं, क्या अमित शाह को आप इतना इंटरप्ट करते हैं? उन्होंने अमित शाह बोला, आप ध्यान दीजिएगा, मैं सबका अटेंशन लेना चाहता हूं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी तो प्रेस का सामना ही नहीं करते, वो तो प्रेस के सामने आते ही नहीं, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं, तो बच कौन जाते हैं? अमित शाह। तो और दूसरे लोग, उसमें सबसे दूसरे नंबर पर अमित शाह है। और अमित शाह जब प्रेस के सामने आते हैं तो वो नरेंद्र मोदी के समांतर एक ऐसी प्रथा उन्होंने पैदा कर दी है, मैं जब बोलूंगा तो वो भी मन की बात होगी, बीच में कोई सवाल नहीं होगा। और ये बिना घोषित किए हुए प्रथा है, और ये प्रथा ऐसी है जिसको मीडिया ने स्वीकार कर लिया है, और मीडिया सवाल पूछता ही नहीं है। अमित शाह बोले तो, यानी उसी चीज को राहुल गांधी ने कहा कि चूहे की तरह, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे सामने तो तुम शेर की तरह दहाड़ते हो, और अमित शाह के सामने चूहे की तरह। तो ये वही बात है, ये मीडिया के सेंट्रिक बात राहुल गांधी ने कही, लेकिन वास्तव में इस देश के विभिन्न मंचों पर ऐसा ही हो रहा है। मीडिया में हम नियमित रूप से इस बात को देखते हैं कि बीजेपी या सत्ता पक्ष का कोई व्यक्ति बोलता है तो उसको धारा प्रवाह बोलने दिया जाता है, और अगर ऐसी बातें जो सत्ता को अप्रिय लग सकती हैं वो बात बोलने के लिए कोई विरोधी पक्ष या पत्रकार ही क्यों ना हो, वो बोलना चाहता है तो उसको बात बात में, लाइन लाइन में एंकर उसको टोकता रहता है, उसको बोलने नहीं देता है। तो इस बात को, राहुल गांधी जी के बात को हम थोड़ा सा संशोधित करते हैं। जब अमित शाह बोलता है, इतना ही नहीं है, जब अमित शाह या अमित शाह के प्रतिनिधि बोलते हैं तब ये मीडिया चुपचाप उनको सुनती है। वो प्रतिनिधि चाहे टीवी चैनल्स में हो या कहीं भी हो, वो चुपचाप सुनते हैं, और जब अमित शाह और उनके प्रतिनिधि के मन के विपरीत कोई बात बोलता है तो उसके सामने वो शेरे बब्बर बन जाते हैं, बाकी सामने चूहा बने हुए रहते हैं। ये इसका थोड़ा सा बड़ा डायमेंशन में हम बोले तो ये है। और इसका और थोड़ा एक्सटेंशन करें तो भाई, इससे पहले इंडिविजुअल स्तर पर बात हुई है। ओम बिरला जी को देख के आपको याद होगा, जब उनको कुर्सी पर बिठाया जा रहा था और चेयर पर स्पीकर के लिए, तो नेता प्रतिपक्ष भी गए थे और नेता सदन नरेंद्र मोदी भी गए थे उनको लेके बिठाने। तो एक के साथ वो तन करके हाथ मिला रहे थे, एक के साथ वो झुक करके हाथ मिला रहे थे। वहां से शुरू कीजिए। इसके बाद ये बात सब जानते हैं, आपने भी कई बार चर्चा की है कि जब वो विपक्ष की तरफ देखते हैं तो आंखें तरेर कर देखते हैं स्पीकर, और जब सत्ता पक्ष की ओर देखते हैं तो मुस्कुरा कर देखते हैं। तो वो मुस्कुराना, वो स्माइलिंग फीलिंग मत लीजिए, वो चूहे वाली फीलिंग है, वो चूहा है, चूहे की तरह उधर देखते हैं। वहां स्माइलिंग का मतलब यहाँ चूहा ही है, और उधर आंखें तरेरने का मतलब वहां बब्बर शेर ही है। वो इस तरह से ये चीजें हर जगह देखी जा सकती, संसद के भीतर। वही संसद इसकी मास मीडिया की दुनिया में टेलीविजन चैनल वाली संसद समझ लीजिए, वो उसका लघु रूप समझ लीजिए। पूरे देश में यही हालात बना दिए गए हैं। तो राहुल गांधी ने बहुत सही समय पर यह पूछा है कि जो भागा भागा फिर रहे हैं संसद से, उससे भी सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है। अरे छात्रों से सीखो, स्टूडेंट से सीखो, वो बिना डरे हुए सवाल पूछ रहा है, और तुम कैसे पत्रकार हो, तुम कैसी पत्रकारिता कर रहे हो कि चूहे बने हुए हो, सवाल ही नहीं करते हो, क्रॉस ही नहीं करते हो। और एक बात राहुल गांधी ने जो कही उसमें ध्यान देने की है।
राहुल गांधी ने वो थोड़ा सा झल्लाए, राहुल गांधी जब पत्रकार टोक रही थी बार बार, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि आप हमें मत डिस्टर्ब कीजिए। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मुझे बार बार मत टोकिए। उन्होंने कहा आप तो हमें बार बार डिस्टर्ब करते हो, आप तो हमें बार बार टोकते हो, लेकिन यही काउंटर क्वेश्चन अमित शाह के साथ क्यों नहीं करते? यानी यहाँ ध्यान देने की बात। उन्होंने कहा हमसे पूछो, हमें बार बार डिस्टर्ब करो, टोको, लेकिन यही काम उधर भी तो कर लो। यहाँ पर उन्होंने पत्रकारिता के धर्म का सिर्फ याद दिलाया, पत्रकारिता के धर्म पर हमला नहीं किया कि तुम हमसे मत काउंटर क्वेश्चन करो, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। इस पर भी ध्यान देना जरूरी है, इसलिए मैंने ये बात कही है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पे जो चल रहा है उसमें राहुल गांधी की भूमिका और उसके अलावा सत्ता पक्ष जो कर रहा है वो तो है ही, और लगातार एक मुद्दा जो है वो बना हुआ है। इतना गर्म है ये मुद्दा कि आने वाले समय में और उसमें भी कल के बाद क्या ये सड़क पर ये मुद्दा और गर्माता हुआ दिखेगा। अमलेंदु जी, इस बीच जो कॉकरोच जनता पार्टी का जिक्र आ रहा है और जिसने खुल के जरा सुन लेते हैं, दीपके ने 14 सेकंड की बाइट है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। सीजन 2 की बात आखिर क्यों आ रही है, जंतर मंतर सीजन 2 की, उसको भी लेके आएंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है तब जबकि राहुल गांधी अमित शाह से इस्तीफा मांग रहे हैं। सुनिए जरा यहाँ अभिजीत दीपके को। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर कमेंट कर रहे थे कि सीजन 2 कब आने वाला है जंतर मंतर। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। तो एक तो ये, दूसरी चीज, अभी से थोड़ी देर पहले सौरभ दास जो बगल में उनके खड़े थे, प्रवक्ता हैं, उन्होंने जो लिखा है ये जरा देखिए। यहाँ सौरभ दास कह रहे हैं कि 2 घंटे पहले पुदुचेरी पुलिस मेरे परिवार के घर पहुंची और उनसे तरह तरह के सवाल जवाब किए। ये उत्पीड़न क्यों? पुदुचेरी पुलिस, ये आदेश किसने और किस मकसद से दिया? क्या यही कानूनी प्रक्रिया है? पुदुचेरी में बीजेपी सरकार मेरे परिवार को क्यों डरा धमका रही है? ये पुदुचेरी सरकार का तरीका नहीं है, ये सब केंद्र सरकार के इशारे पर किया जा रहा है। अगर मकसद मुझे डराकर चुप कराना है तो ये काम नहीं करेगा। इससे मैं डरने वाला नहीं हूँ। इससे एक बेहतर सिस्टम बनाने का हमारा संकल्प और मजबूत होता है। एक ऐसा सिस्टम जहां पुलिस गुंडों की तरह व्यवहार करने के बजाय कानून का पालन करे। 2 घंटे पहले ये जो कुछ हुआ है ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि गुंडों की तरह आप ये कर रहे हैं, और ये अभी से 2 घंटा पहले पुलिस पहुंचती है परिवार के, सौरभ दास के परिवार के पास में। और अब ये क्या अमलेंदु जी ये माना जाए कि अब बदले की भावना से सरकार काम कर रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या केंद्र सरकार के इशारे पे राज्य सरकारें हों? और अगर ये और इस ढंग से होता है तो क्या आंदोलन का एक नया रूप हम देखेंगे आने वाले समय में? और इन सब के बीच विपक्ष का रोल, और वहां अमित शाह कहां खड़े नजर आते हैं विपक्ष के बीच? राजीव जी, एक तो ये जो सौरभ दास का अभी आपने दिखाया, इसको लेकर एक तो अब लगता ये है कि शायद जो पुलिस सुधार बहुत समय से रुके हुए थे अब उनकी तरफ भी काम होगा, और इसके लिए बधाई दी जानी चाहिए हमारे सीजेआई जो हैं जस्टिस सूर्यकांत जी को, कि उन्होंने एक ऐसी शुरुआत करी कि अब उसके जरिए जो है बहुत सारी नई चीज़ें हो रही हैं। राजीव जी, न्यायपालिका में भी सुधार की बात होगी और पुलिस सुधार की बात होगी। एक तो राजीव जी, जिस तरीके से जो युवा हैं उन्होंने पुलिस का जो आतंक होता था उसको तोड़ा है, वो एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात राजीव जी दिखाई पड़ती है कि पुलिस का आतंक जो है उन्होंने तोड़ा। लोग डर नहीं रहे हैं कि पुलिस आ गई और पुलिस जो है कहाँ से आ जाएगी, कहाँ से नहीं आएगी, उस पर अब सवाल उठने लगे हैं, और ये एक नए आंदोलन की भूमिका भी तैयार कर रहा है राजीव जी। देखिए राजीव, भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है और जो उनका काम करने का तरीका है वो यही है। किसान आंदोलन के बाद भी किसान नेताओं को खिलाफ इसी तरीके से मुकदमे कायम करना, ये सारी चीज़ें हुई, और कोई भी आंदोलन होता है तो उसके बाद इसी तरीके से ये सब काम करते हैं। तो ये इनके साथ होना था, ये तो पहले से तय था कि इस तरीके की कार्रवाई ये करेंगे, तो वो उस पर अपना कर रहे हैं। लेकिन ये अब कितना कारगर होगी राजीव जी, ये देखना होगा, चूंकि जिस तरीके से जो इसके जो सब करता धरता है वो अमित शाह जी हैं, और अमित शाह जी इस समय खुद संकट में फंसे हुए हैं। तो अमित शाह जी इस समय अगर ये सब काम करेंगे तो एक तो उन्हें सदन में आकर ये जवाब देना है कि भाई 20 जुलाई को आपने जो लाठी चलवाई, कील लगी लाठियां चलवाई, पैलेट गन चलवाई, वो किसके आदेश से चली?
तो जिसके आदेश से राजीव जी 20 जुलाई को वो काम हुआ, उसी के आदेश से पुडुचेरी पुलिस का भी काम किया हो रहा होगा। एक सामान्य सी समझ है, जिसने 20 जुलाई को ये किया तो उसी के आदेश से हो रहा होगा, तो इसमें पूछने की आवश्यकता क्या है कि ये किसके आदेश से हो रहा है, किसके आदेश से नहीं हो रहा है। तो ये राजीव जी इनकी एक रणनीति है, तो ये इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई डरने जगाने वाला भी। आप कितने मुकदमे कायम करेंगे? सवाल ये कि आपका एक समझौता है, आप तो लिखित समझौता भी, लिखित में भी आपने दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि हम नहीं होंगे। तो अब इस तरीके से जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बल्कि उल्टा ही इसके लिए होगा और एक नए आंदोलन की भूमिका निश्चित तौर पर राजीव जी तैयार होगी। और अब जो राजीव जी बात होगी, तो वो जाहिर सी बात है कि जो नया आंदोलन होगा वो अमित शाह के इस्तीफे को ही लेके होगा। और मुझे लगता है कि अमित शाह जी खुद इसकी भूमिका तैयार कर रहे हैं कि भाई मेरे इस्तीफे मांगने के लिए आंदोलन शुरू करो। अगर आप सदन के अंदर भी नहीं आ रहे हैं और इस तरीके से पुलिस जो है, आंदोलनकारी जो थे जिन्होंने आंदोलन की कॉल ली थी, उनको इस तरीके से अगर परेशान करने की कोशिश करेगी तो फिर एक गुस्सा फिर होगा। और जिन बच्चों के खिलाफ आपने कार्रवाई करी, आपकी पुलिस ने कार्रवाई करी, आपके गुंडे जो जिस तरीके से धमका रहे हैं, ये सब जो हो रहा है, तो राजीव जी ये एक नया गुस्सा जो है वो तैयार हो रहा है बीजेपी के खिलाफ। तो ये शायद अभी तक समझ नहीं रहे, इनको भरोसा राजीव जी बहुत ज्यादा असल में ज्ञानेश कुमार के ऊपर है कि ज्ञानेश कुमार सब कुछ ठीक कर देंगे। अरे भाई 38 करोड़ के आसपास राजीव जी जैन जी जो है वो 2029 में मतदाता होगा, 38 करोड़ के आसपास। तो ज्ञानेश कुमार जी 38 करोड़ मतदाताओं को बंगाल की खाड़ी में नहीं फेंकाएंगे। अमित शाह जी समझ ही नहीं रहे। उन्हें लग रहा है कि जैसे 6 करोड़ मतदाताओं को SIR से बाहर निकाल दिया, ऐसी 38 करोड़ जेनजी को भी जो है ज्ञानेश कुमार जी बंगाल की खाड़ी में फेंक देंगे, या हिंद महासागर में डुबो देंगे, या प्रशांत महासागर में डुबो देंगे। ऐसा नहीं होने जा रहा है। और ये राजीव जी सिर्फ जेनजी का मसला नहीं है। अब जिसका बच्चा पिटा है, जिसके बच्चे को परेशान किया जा रहा है, तो राजीव जी उसके परिवार वाले क्या मोदी जी के साथ होंगे? तो ये भी है, तो ये इनकी समझ में आ नहीं रहा है राजीव जी। अब जिस तरीके से सदन में हुआ राजीव जी, राहुल गांधी ने तो सीधी सीधी बात की, सारे विपक्ष ने सीधी सीधी बात की कि अमित शाह जी हमें आपके भाषण सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, आप क्या भाषण देंगे इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, आप कुर्ता पायजामा पहनिए चाहे कुर्ता धोती पहनिए, इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात राजीव जी कि अमित शाह जी ये कौन होते हैं कहने वाले कि विपक्ष 2 बजे तक स्पीकर को लिख कर दे दे कि वो सदन में चर्चा के लिए तैयार है, तो हम आने के लिए तैयार हैं, हम हर बात का जवाब देंगे, सबको सुनेंगे, सबको जवाब। विपक्ष तो कह रहा है कि सिर्फ एक सवाल का आकर जवाब दे दो। 20 जुलाई को जो हुआ वो किसके आदेश पे हुआ? कोई चर्चा होनी नहीं है, चर्चा की मांग ही नहीं कर रहा है विपक्ष। विपक्ष कह नहीं रहा है क्या कि चर्चा करो, कि भाषण दो, कि विपक्ष को सुनो, दूसरों को सुनो। सबकी एक मांग है, सिर्फ एक मांग है, एक लाइन का उत्तर आकर ये दे दो कि 20 जुलाई को जो हुआ वो किसके आदेश पे हुआ, इतना बता दीजिए अमित शाह जी आकर। तो इतनी बात कहने में क्यों डर लग रहा है अमित शाह जी को? आप तो 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री के गृहमंत्री हैं, बहुत मजबूत गृहमंत्री हैं। आप बोलते हो तो आतंकवादी कांपने लगते हैं, डरने लगते हैं, थर्राने लगते हैं। आपके बोलने से जो है डोनाल्ड ट्रंप भी डरने लग जाता है। तो इतना महान हमारा, इतना बहादुर हमारा गृहमंत्री जो है, उसको एक लाइन का जवाब सदन में आकर देने में दिक्कत क्या हो रही है? डर किससे लग रहा है? चलिए मोदी जी की तो समझ में आता है, ये महिला सांसदों से डर लग रहा था उनको, कांग्रेस की, चले गए थे सदन से बाहर। बिरला जी ने कह दिया था कि भाई आप मत आइए, चूंकि कांग्रेस की महिला सांसद जो है आप पे हमला कर सकती है। बिरला जी ने खुद सदन के अंदर खुद बताया था, इसलिए की सूचना उनको मिली थी। अब वहां उनकी कौन सी IB आ गई थी सदन के अंदर ये पता नहीं, लेकिन अमित शाह जी को किससे डर लग रहा है राजीव जी? तो ये बताया अमित शाह जी। यानी कुल मिला के राजीव जी जो देखा जाए वो मसला ये है कि अमित शाह जी का जो मतलब मोदी जी की एक तो पहले छवि बनाई गई थी, दूसरी छवि निर्माण अमित शाह जी का किया गया था। दोनों की छवि एक झटके में ध्वस्त हो गई है और इसका पुनर्निर्माण नहीं हो सकता। वो रहीम का दोहा है, हालांकि वो दूसरे संदर्भ में है कि रहीमन धागा प्रेम का क्या वो चटकाए और जुड़े तो गांठ, हाँ तो गांठ पड़ जाए, तो ये गांठ पड़ जाए। तो ये भी राजीव जी यही है कि छवि जो एक बार टूट गई वो दोबारा नहीं बन सकती। क्योंकि ये छवि निर्माण था, आप थे तो थे ही नहीं, आप छवि निर्माण की गई थी। ठीक उसी तरीके से जैसे नरेंद्र मोदी जो है वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो तैयार की गई सरदार पटेल की प्रतिमा, उससे लंबे दिखाई पड़ रहे हैं, तो वो छवि निर्माण था। इसी तरीके से वो छवि निर्माण था कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बाल रूप को जो है उंगली पकड़ के मोदी जी लेकर चले जा रहे हैं। ये सब छवि निर्माण थे, आप थे नहीं कुछ भी। तो ये छवि निर्माण जो था राजीव जी, ये छवियां टूटने का काल है, खासतौर से उनकी छवियां टूटने का जिनको जो है
भारतीय जनता पार्टी ने गढ़ा था। राजीव जी, मैंने पहले भी एक बार सुनाया है कि हम लोगों के बगल में एक मदरसा था, बच्चे वहां थे तो उस समय तख्ती घोटने का चलन होता था, तो बच्चे तख्ती घोटते जाते थे और गाते जाते थे, किसी उसको शेर कुछ रहा होगा या नज्म कुछ रही होगी, उसको बिगाड़ के कि करीमा बबख्शा है बर हालमा, करीमा की अम्मा बड़ी जालिमा, करीमा की अम्मा ने ऐसा किया, पिस्सू को मलमल के भैंसा किया। तो राजीव जी, सारे पिस्सू जो थे वो मलमल के भैंसे जो थे, छवि निर्माण किए गए थे, वो छवि निर्माण टूट रही है राजीव जी। असलियत जो है वो सामने आ रही है कि आप क्या हैं। अगर आप बहुत बहादुर हैं तो आप विपक्ष का सामना क्यों नहीं करते भाई? एक लाइन का जवाब देने में आपको दिक्कत क्या आ रही है, मुसीबत क्या आ रही है कि 20 तारीख को जो हुआ वो किया किसने था? विपक्ष आपसे यही तो कह रहा है। अरे भाई, अपने घर शादी में थोड़ी बुला रहा है कि आके वहां जो है खाने का इंतजाम देख लेना। अमित शाह जी, सदन के अंदर आइए, जिस काम के लिए आपको नौकरी पर रखा गया है अपनी नौकरी पूरी कीजिए। हमारे आपके टैक्स पेयर्स के और हमारे टैक्स पेयर क्या राजीव जी, 140 करोड़ लोग सब टैक्स देते हैं, उनके पैसे से आपको तनख्वाह मिलती है देश का काम करने के लिए, वो आप कर नहीं रहे हैं, दुनिया भर में घूम रहे हैं और देश का पैसा जो बर्बाद करा रहे हैं संसद सत्र आप चलने नहीं दे रहे हैं। तो भाई, जिस काम की आपको तनख्वाह मिली उस काम की तनख्वाह का अपना जो है फर्ज अदा कीजिए, जो आपका काम है वो आकर संसद के अंदर कीजिए। जी राजीव जी, लेकिन क्या इन सब के स्वामी जी जड़ देखिए, जड़ रूट क्या है? सीजेआई है। ये सब तो बात ही नहीं आ रही थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने कॉकरोच शब्द बोल दिया और अभी अब अमित शाह के इस्तीफे पे बात आ रही है। संसद में पूरा का पूरा ये मानसून सत्र धुल गया और अब सीजेआई साहब को इतना सम्मान मिल रहा है कि कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी बुलाने से मना कर रहा है, दीक्षांत समारोह में नहीं जा पा रहे हैं। और उसके बाद ये सब, यहाँ एक बात मैं समझना चाहता हूँ स्वामी जी कि क्या कोई स्ट्रेटजी होगी? देखिए, किरण रिजिजू की बात, दो बयान आप लोगों ने देखे, एक अमित शाह का बयान आपने देखा और एक बयान किरण रिजिजू का देखा। ये दोनों देखा, शुरुआत में हम लोगों ने दिखाया। दोनों बयान देखिए, दोनों बयानों पे गौर फरमाइए तो क्या नज़र आता है? क्या एक डर नज़र आता है? और क्या ये पिछले 12 साल से तीसरी बार सत्ता पर काबिज नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए एक अलार्म नहीं है? और उसमें भी ये संसद का सत्र जिस ढंग से धुल जाना, वॉश आउट, बिल्कुल। दिल्ली में ऐसे बारिश भी फर्स्ट वीक में काफ़ी हो गई, जो अभी चल रहा है ये अगस्त का महीना। तो क्या यहाँ से हम ये माने कि आने वाले समय में, अभी 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी को भाषण भी देना है जाके लाल किले से, आने वाले समय में नरेंद्र मोदी के सामने सबसे पहली चुनौती जो है वो एक विश्वास अर्जित करने की होगी, जिस विश्वास, या कहें कि विश्वास रहे ना रहे, लेकिन हाँ, वोट बैंक उनका तैयार था। क्या यहाँ पर वोट बैंक के भी खिसकने का डर है जो नरेंद्र मोदी को शायद नज़र आ रहा हो? कैसे आप इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं, सीजेआई से लेकर यहाँ अमित शाह के इस्तीफे की डिमांड तक? देखिए राजीव जी, आप वोट बैंक खिसकने की बात कर रहे हैं। वोट बैंक तो खिसक गया है, खत्म हो गया है। पार्कों के अंदर डिस्कशन बदल गया है, पूरे जो डेलिब्रेशंस हैं वो बदल गए। देखिए, असली मुद्दा यह है, जो आपने कहा कि इनकी स्थिति क्या है, ये घबराए हुए हैं। अब मैं कह नहीं सकता, अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, लेकिन आप जानते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। प्रयागराज वाले इस स्थिति को क्या बोलते हैं, यू कैन जस्ट इमेजिन। बिहार में भी वही शब्द बोला जाता होगा, लेकिन क्योंकि लोग कहेंगे गैर संवैधानिक है, उसको नहीं बोलना चाहिए, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। देखिए, आज के तारीख में स्थिति यह हो गई है कि ये जो जैसे था ना कि जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है, ये विवेक के मरने की शुरुआत थी जब बच्चों को कॉकरोच कहा गया था। माने एक वर्ग के बच्चे राजीव जी जो सिल्वर स्पून लेके पैदा होते हैं, वो तो आईसीसी के चेयरमैन बन जाए। उनके बच्चे तो चीन और पाकिस्तान से जॉइंट वेंचर चला के बड़े बड़े करोड़ों और अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दें। और जो जैसे नेपाल की स्थिति हुई थी, यहां भी हुई। आप एक लिस्ट बनवाइए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की, मिनिस्टर्स की, कितने बच्चे ऐसे हैं जो हमारे देश के अंदर पढ़े हैं। 90% आपको ऐसे एमपीज और मिनिस्टर्स के बच्चे मिलेंगे जो विदेश में पढ़े हैं और विदेश की सिटीजनशिप ले चुके हैं और विदेश में पढ़ रहे हैं। तो क्या हमारे बच्चे, हमारे मध्यम वर्ग के बच्चे और गरीब वर्ग के बच्चे कॉकरोच हैं और कीड़े मकोड़े हैं? तो देखिए, ये जो इनके अंदर एक अहंकार आ गया था
और ये अहंकार के लिए जो इन्होंने एक प्रतिभा मंडल तैयार किया था, आज के तारीख में हमारे जेंजी ने उस गुब्बारे के अंदर एक पंचर कर दिया है और अब इसका निर्माण संभव नहीं है। इसका निर्माण केवल एक तरह से संभव है, आपको पता होगा, अगर मानी बात है, आपको पता ही होगा। एक बार क्या हुआ कि दैत्यों और देवताओं के बीच में युद्ध चल रहा था, तो देवताओं को लगा कि दैत्यों को हराना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो दधीची मुनि के पास गए, क्योंकि उन्हें यह बताया गया कि अगर दधीची मुनि के हड्डियों का एक वज्र बनाया जाए और उससे दैत्यों पे आक्रमण किया जाए तो दैत्य खत्म हो सकते हैं। और दधीची मुनि को बताया गया, उन्होंने तुरंत अपने को समाधि ग्रस्त किया, खाना छोड़ दिया, 24 घंटे के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। उनके हड्डियों से फिर एक वज्र बनाया गया और दैत्यों का नाश हुआ। देखिए, मैं तो ये मानता हूं, देखिए मैं स्पष्ट मानता हूं, मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ अगर कोई झंडा है तो वो तिरंगा है, और सबसे बड़ी चीज जिसके लिए मैं कोई भी त्याग करने को तैयार हूं, भारत माता है। देखिए, हमारे सैनिक जो 46 डिग्री में सिपाही करते हैं, तैनाती में रहते हैं, और -40 डिग्री के तैनाती में रहते हैं, वो अपनी जान दे देते हैं भारत माता के लिए। आज अमित शाह साहब के पास दो विकल्प हैं, या तो कुर्सी बचा ले या भारत माता की प्रतिष्ठा बचा ले। अब मुझे यह देखना है कि दधीची की तरह वो अपने वज्र, अपनी हड्डियां देंगे, ये वज्र बने और उससे कुछ हो सके, या वो अपनी भारत माता को चुनेंगे, अपनी कुर्सी को चुनेंगे। मेरे को ऐसा लगता है, अगर मैं अमित शाह साहब की जगह होता, अगर मैं गृह मंत्री होता और 20 तारीख को ये हो गया होता, पार्लियामेंट के अंदर आके कान पकड़ के मैं उठक बैठक करता और मैं कहता, हां मैं दोषी हूं, मैंने बच्चों पे अत्याचार किया है, मेरे से गलती हो गई है, जो दंड मुझे दे सकते हो दे दो और मैं स्वीकार करूंगा, क्योंकि मेरे लिए भारत माता से ऊपर कोई चीज नहीं है। तो या तो अपनी कुर्सी बचा लो या भारत माता की जय करना छोड़ दो, क्योंकि भारत माता की जय करने वाला इस प्रकार से हमारे देश के युवाओं और बच्चों को पीट नहीं सकता, उसके साथ निष्ठुरता नहीं कर सकता। ये राक्षसी प्रवृत्ति है, ये दानविक प्रवृत्ति है। इसलिए मैं मोदी इनसे अमित शाह साहब से निवेदन करता हूं, बड़े अभी भी बहुत ताकतवर व्यक्ति हैं, गृह मंत्री हैं, पता नहीं कहां कहां सीबीआई ईडी उन्होंने भेज दिया है, तो मैं उनसे निवेदन केवल करता हूं, आइए पार्लियामेंट के अंदर अपना त्याग पत्र सौंपिए और ये कहिए, जनता जो मुझे दंड देती है मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि अगर वो कुर्सी बचाएंगे तो देश का नुकसान होगा। देश की प्रतिष्ठा बचाने के लिए कुर्सी छोड़ दें। जी, कुर्सी छोड़ दें, यही तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि कुर्सी छोड़ें, लेकिन कुछ होगा क्या? शकील जी मुस्कुरा रहे हैं, लगता है कुछ खबर आ गई आपके पास। कुर्सी छोड़ने खबरें तो खैर बहुत हैं, पर कुर्सी का आपने सवाल किया, कुर्सी छोड़ना ही तो सबसे मुश्किल है, क्योंकि ये कुर्सी ऐसी है कि अगर छूट गई तो जितना भी तामझाम है, रोबदाब है, वो सारा खत्म हो जाएगा। मनमोहन सिंह ने कुर्सी छोड़ी थी, घर आ गए थे, मोदी जी ने सीबीआई भेजी तो भी उन पर कोई असर नहीं हुआ, उसी सम्मान के साथ, उसी कॉन्फिडेंस के साथ जीते रहे। और अभी सोनिया गांधी ने लेख लिख के थैंक्स गिविंग, आभार प्रदर्शन, कि ये मनमोहन सिंह थे, सारे झूठे केसों का पर्दाफाश हो गया। इन लोगों के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि इनके पास जो कुछ भी है वो सब कुर्सी से ही उपजा हुआ है। मुझे एक नारा लगता है ना, बहुत दिनों से लग रहा है वो, कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, तो ये पुलिस ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है, ये सरकार, ये प्रशासन, यही इनकी ताकत है। जबकि दूसरी पार्टियों की ताकत होती है उनकी पार्टी की नीतियां, कार्यक्रम, जनहितैषी प्रोग्राम, जनता, तो ये सब इनके पास नहीं है। जनता भी जो है वो डर के मारे इनका साथ देती है। अभी जो दीपके ने कहा वही राहुल ने कहा, जो राहुल ने कहा वही दीपके ने कहा, कि युवा भी आपसे नहीं डरते हैं, युवा भी खड़ा हो गया है। ये बात कोई किसी को देख के नहीं कह रहा है, ये युवाओं से जो उन लोगों को मैसेज मिल रहा है, दीपके जो युवाओं के बीच रहते हैं उनसे जो उनकी समझ में आ रहा है तो कहा, राहुल जो युवाओं के बीच जाते हैं, रहते हैं, उनसे जो मैसेज मिल रहा है वो कहा। तो कोई आपसे नहीं डरता, ये अब देश की जनता की आवाज है। देखिए हो क्या रहा है, आपने कहा खबरें कुछ बड़ी ऐसी हैं कि जो बताना भी बड़ा अच्छा नहीं लगता, आपको ही मालूम हो गया होगा। उत्तराखंड में एक लड़की, ताइक्वांडो जो खेल होता है
उसकी गोल्ड मेडलिस्ट, उसने कहा कि मुझसे 1.5 लाख रुपया मांगा गया। एक इंटरनेशनल मुझे इवेंट में जाना था, मुख्यमंत्री के सामने, धामी के सामने, उत्तराखंड के। बड़ा हॉल था, सारे लोग बैठे हुए थे, सन्नाटा छा गया वहां, और मुख्यमंत्री ने क्या कहा, बैठ जाओ। बैठ गई लड़की, टीनेजर। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही उस लड़की से माफी मंगवा के उसका एक वीडियो जारी करवाया गया कि नहीं वो ये बात नहीं थी, वो ऐसा था और वो ऐसा था और वो ऐसा था। वो रुचिका सिंह आपको याद होगी, 15 साल की लड़की जो आंदोलन में थी, उससे भी इसी तरह माफी मंगवाई गई थी। सॉरी। कितना खतरनाक ट्रेंड है ये, लड़कियों से, टीन एजर लड़कियों से माफी मंगवाई जा रही है। अगर टीन एजर लड़कियां अपने दिल की बात कह देती हैं, अपनी परेशानी बता देती हैं, उसका स्वागत होना चाहिए, उनके आगे आगे मदद करना चाहिए। ये दूसरी घटना है। और एक तीसरी घटना और बता दें, ये सब जो चीजें हैं ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। आप याद कीजिए कि जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने सीएम हाउस खाली किया था और योगी जी आए थे तो उसको गंगा जल से धुलवाया गया था। सीएम हाउस को अखिलेश यादव जी रहते थे, अपवित्र हो गया। और अब उत्तराखंड में क्या हुआ, हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा थी, रामलीला ग्राउंड हल्द्वानी में। उस हल्द्वानी में वहां पे उसको शुद्ध किया जा रहा है, शुद्ध किया जा रहा है कि खड़गे आया था यहाँ पे, यहाँ रामलीला होती है, यह शुद्ध हो गया। ये कौन कर रहा है, ये कौन सी विचारधारा है, ये कौन सी सोच है? होता बहुत दिनों से रहा, 9 साल हो गए, 9 साल पहले, 9.5 साल हो गए जब अखिलेश यादव जिस सरकारी मकान में रहते थे, जो सीएम हाउस है, उसको धुलवाया गया था। लेकिन तब लोगों के ऊपर नशा बहुत गहरा था, भावनात्मक इशुओं का, हिंदू मुसलमान का, नफरत का। अब वो टूट गया है। देश के छात्रों ने उस नशे को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। अब हिंदू मुसलमान का जो इनका खेल था वो खत्म हो गया है, और इसीलिए ये इतने बौखलाए हुए हैं, इसीलिए ये इतने डरे हुए हैं। उसका आज एक बड़ा मजेदार सीन जो है लोकसभा में देखने को मिला, जब निशिकांत दुबे जो है, जब सारा विपक्ष जो है अमित शाह से इस्तीफा मांग रहा था, निशिकांत दुबे का बैठे बैठे माइक भी चालू हो जाता है। माइक उसी का चालू होता है जिसको सभापति अनुमति देते हैं बोलने की। वैसे सारे माइक बंद रहते हैं वहां पे, हमेशा बंद रहते हैं, कोई माइक से आवाज नहीं आ सकती किसी की भी। ये जो विपक्ष नारे लगा रहा है, माइक से आवाजें नहीं आ रही हैं, आवाजें जो प्रेस गैलरी में ही बड़ी मुश्किल से आ पाती हैं। तो उनका माइक ऑन हो गया और निशिकांत दुबे ने सभापति से कहा, सभापति थे उस टाइम, जगदम्बिका पाल थे, राहुल गांधी का इस्तीफा लीजिए। अरे राहुल गांधी का इस्तीफा काहे के लिए लीजिए? राहुल गांधी ने क्या किया? किसी ने कहा कि हर जगह राहुल गांधी, रांची भी राहुल गांधी चले जाए, जंतर मंतर भी राहुल गांधी चले जाए, कहीं कल ऐसा नहीं कह देना झोंक में आप कि भाई लाल किले पे जाके भाषण भी आप ही दिया राहुल गांधी, तो लाल किले पे राहुल गांधी को पहुंचा दे भाषण देने के लिए। वो वहां सभापति से कह रहे हैं निशिकांत दुबे बैठे बैठे, जबकि बैठे बैठे कोई बोल नहीं सकता, स्पीकर भी ऑन नहीं हो सकता। लेकिन अच्छी बात तो नहीं थी, लेकिन हुआ, सबने देखा। ये कह रहे सभापति जी राहुल गांधी से इस्तीफा लीजिए। बताइए यार, हर चीज में राहुल गांधी को एक बार तो आप निकाल चुके हैं, फिर क्या हुआ? राहुल गांधी दोबारा आ गए और ज्यादा ताकत से आ गए। उनके तेवर आप देखिए भाई। ये राहुल जो है, ये नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का वंशज है, किसी से डरता नहीं है। ये राहुल से पहले प्रियंका ने यही बात कही मीडिया से, जो राहुल ने अभी कहा कि आप उनके सामने चूहे की तरह चुप होकर खड़े रहते हो। प्रियंका ने कहा कि आप क्या कहते हो कि हम भी बोलना बंद कर दें? आप तो कुछ पूछते नहीं हो सरकार से और चाहते हो हम भी ना बोले। तो देश की आवाज, ये युवा की आवाज, ये परेशान जनता की आवाज उठाएगा कौन? सब माफी मांगने लगे जिस तरह मंगवाई जा रही है। आप सोचिए कि एक लड़की से प्रधानमंत्री मोदी से माफी मंगवाई गई दिल्ली में, एक लड़की से उत्तराखंड में
मुख्यमंत्री से मंगवाई गई। ये डबल इंजन की सरकारें कहते हैं कि डबल इंजन की सरकारें, तो डबल इंजन ये काम कर रही है जी। लड़कियों से माफी मंगवाने की, मतलब कि कोई आवाज नहीं उठाए, युवा आवाज नहीं उठाए। जो ये सौरभ दास का आपने बताया पुदुचेरी, उसने सही कहा ये बात कि पुदुचेरी की पुलिस ऐसा नहीं करती है। हम भी पुदुचेरी गए, बहुत गए, कई बार गए। बड़ी सीधी सादी पुलिस है। कई राज्यों की पुलिस बहुत सीधी सादी होती है, वो ऐसा नहीं करती है। उसको यहां से आदेश गया तो घर वालों से पूछताछ कर रहे हैं। इस देश में आप पुलिस राज कायम करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस राज के बावजूद भी, जैसा कि राहुल गांधी कह रहे थे जब उन्हें घसीट के प्रधानमंत्री निवास के बाहर से उठाया गया, कि मेरे कान में कह रहे थे कि साहब मैं हरियाणा का हूं, साहब मैं राजस्थान का हूं, साहब इस सरकार को बदल दीजिए। और राजीव जी, ये बात जो है आज हर आदमी कहने लगा है। अब ये बताना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि सबको मालूम है कि आप दिन भर कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं। अभी हम बताएंगे तो पूरा दिन का हमारा निकाल देंगे कि वहीं किसी ने कहा होगा और किसने कहा होगा। ये कहने लगे लोग, और आप उन्हें जानते नहीं हो। आश्चर्य की बात है, वो भी शायद आपको नहीं जानते होंगे। ऐसे ही सलाम दुआ होता है, बातचीत होती है हल्की फुल्की, कोई को नहीं होता कोई कारण, लेकिन वो धीरे से कहते हैं कि कांग्रेस आएगी ना साहब, तब ऐसा होगा। तो उन्हें उम्मीद है, उन्हें लगता है कांग्रेस आएगी, और आएगी तो कुछ पॉजिटिव होगा। इसका दो मतलब है, एक कि वो सब मान चुके हैं कि सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, अब मोदी जी जो कर रहे हैं वो सब खराब कर रहे हैं, वो हमारे हित में। वर्किंग क्लास की बात है ये सारी की सारी, सब कामकाजी लोग हैं, तो वर्किंग क्लास के खिलाफ जा रहे हैं। वो वर्किंग क्लास अब बिल्कुल खुश नहीं है। वर्किंग क्लास को अपनी परेशानियां दिखने लगी हैं। वो भी नशे में था, भारी नशे में था हिंदू मुसलमान के, लेकिन उसका नशा भी टूटा है। उसके बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही। जो भी 50 साल से ऊपर का है, चाहे पुलिस ऑफिसर हो, चाहे सिक्योरिटी फोर्स का ऑफिसर हो, चाहे कहीं दूसरी जगह अफसर हो, या कोई दूसरा काम करने वाला हो, उनके सबके बच्चे जो हैं उनको नौकरी चाहिए जी, अच्छे कॉलेज में, अच्छे शिक्षण संस्थानों में एडमिशन चाहिए, नहीं मिल रहे हैं। आज एक आरएसएस के बड़े नेता ने एक लेख लिखा है, उसमें कहा कि ये नौकरियों में धांधली परीक्षाएं तो अंग्रेजों के राज में भी नहीं होती थी और कांग्रेस के राज में भी नहीं होती थी जी। नौकरियां तो सबको ईमानदारी से मिल जाती थी, एडमिशन तो सबकी ईमानदारी से हो जाते थे। ये कौन सी आपने भारत बना दिया मोदी जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जरा प्रशांत जी, क्या यहाँ एक नए आंदोलन की तरफ, बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ, आज इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि आज ये कहा गया कि अभिजीत दिपके ने जैसा कहा कि जंतर मंतर सीजन 2 जल्दी शुरू कर रहे हैं। एक तो ये बात, दूसरी बात जो मुद्दे हैं, और अमूमन होता ये था कि संसद सत्र में ख़त्म होते होते मुद्दे जो हैं वो डाइल्यूट हो जाते थे, लेकिन इस बार मुद्दे वहीं के वहीं जस के तस पड़े हुए हैं। चाहे वो राम मंदिर चढ़ावा का मुद्दा हो, चाहे वो मुद्दा जो है वो इसका हो, यानी जंतर मंतर के बाद उपजा हुआ जो विवाद है उसका मुद्दा हो, इस्तीफा दें गृह मंत्री का हो। यहाँ से क्या कुछ दिखाई देता है? देखिए राजीव जी, अगर आप युवाओं के बीच में जाएं या उनके सोशल मीडिया को देखें तो आप ये पाएंगे कि सीजन 2 तो शुरू हो चुका है। वो जमीन पे कब आएगा आप देखना पड़ेगा, लेकिन वो तो चल रहा है। अभी आप चर्चा कर रहे थे कि चीफ जस्टिस को हैदराबाद के बड़े मशहूर और बहुत प्रतिष्ठित नालसर लॉ यूनिवर्सिटी ने, बच्चों ने मना किया कि इनको मत बुलाइए क्योंकि इनके पास पुलिस की बर्बरता को सुनने के लिए समय नहीं है। बहुत प्रतिष्ठित एक संस्थान है मुंबई का, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, टिस, और टिस में भी इनको मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था, फिर बाद में प्रोग्राम को कैंसिल किया गया क्योंकि छात्रों का विरोध था। तो जो इंस्टीट्यूशन को कब्जा करने का पूरा एक तरीका था, उसमें चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट भी अग्रणी रहा, हमने कई फैसले देखे, उसको छात्रों ने डील कर लिया है। अभी ज्ञानेश कुमार बचे हुए हैं, शायद जो सीजन 2 की आप बात कर रहे हैं वो ज्ञानेश कुमार भी उसकी लपेटे में आएंगे।
देखिए, इसको जैसे जो शकील जी कह रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे थे कि करप्शन कहाँ तक चला गया है कि एक गोल्ड मेडलिस्ट लड़की ताइक्वांडो की, उसको इंटरनेशनल कंपटीशन में जाने के लिए घूस मांगी जा रही 1.5 लाख, और उसका वीडियो डिलीट करवा दिया गया जब वो सवाल पूछा उसने मुख्यमंत्री के सामने। इसको जरा हम बड़े पैमाने पर देखते हैं कि हो क्या रहा है समाज में, क्या कैसे हो रहा है। देखिए, करप्शन 2 तरीके के होते हैं राजीव जी, हम सब जानते हैं। एक रिटेल करप्शन कि हम राशन कार्ड बनवाने गए तो हमसे 100 रुपये ले लिया, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गए तो 500 रुपये ले लिया। ये रिटेल करप्शन होता है जिससे आम जनता प्रभावित होती है, लेकिन ये कोई बड़ा गुस्सा जो है पनपता नहीं है उसमें, क्योंकि वो लोगों के जिसको कहें कि जीवन का हिस्सा बन जाता है कि सीट कंफर्म नहीं है, बैठ गए ट्रेन में और पैसा दे के सीट कंफर्म करवा ली। ये कोई बिल्कुल एकदम भारत में ये बातें बहुत आम है। लेकिन एक दूसरा करप्शन होता है जो बड़े लेवल का होता है, 1000, 2000, 10,000, 15,000 करोड़ रुपए का। उससे आम जनता प्रभावित नहीं होती है डायरेक्टली, कि अडानी को एयरपोर्ट दे दिए गए, किसी को कोई और ठेका दे दिया गया बड़ा, तो आम जनता से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो दे दिया गया, वो एक पब्लिक सेक्टर के है, वो दे दिया गया, पब्लिक सेक्टर के शेयर्स किसी को बेच दिए गए। लेकिन क्या होता है कि जब करप्शन, जो बड़े पैमाने करप्शन है, वो रिटेल करप्शन की जगह ले लेता है। यानी इथेनॉल, आपने करप्शन किया, जो लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं। आपने जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि पूरे एजुकेशन सिस्टम में आपने आरएसएस को लोगों को बैठा दिया, तो नीट से लेकर लेखपाल तक के पर्चे लीक हो रहे हैं, लगातार पर्चे लीक हो रहे हैं। करप्शन वहां पहुंच गया। आप देखिए कि पुल, अभी बारिश हो रही है, गडकरी जी के बयान घूम रहे हैं सोशल मीडिया पे कि हम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सड़कें बनवाते हैं, हमारे कमरे में डायरेक्ट फीड आती है कि कहाँ गड्ढे हैं, और वो गड्ढों में ट्रक घुस रहे हैं, कारें घुस रही हैं, दिखाई दे रहा है, पुल गिर रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं, पानी भर रहा है। तो क्या हुआ कि जो बड़ा करप्शन था वो अब जनता के बीच में आ गया। उसका असर कि पेपर लीक हो रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं, पुल गिर रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, और यही प्रेशर कुकर की सीटी बजा देता है। तो ये, और इसको अब मोदी जी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हीं का बनाया हुआ है, उसकी कोई एंटीडोट इन्होंने बनाई नहीं। और एंटीडोट क्यों नहीं बनाई है उस पर हम लोग चर्चा कभी करेंगे। लेकिन तीसरी एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि जहां मोदी और अमित शाह दोनों फंसे हुए हैं, कौन आ रहा है फायर फाइटिंग के लिए? किरण रिजिजू। जरा हम लोग यहाँ पे सब, शकील जी तो वरिष्ठ लोग में से हैं, लेकिन सब लोग, हम लोग राजनीतिक कवरेज में रहे जीवन भर, राजनीतिक विश्लेषण करते हैं, पार्लियामेंट कवर की है, तमाम सरकारें कवर की हैं। किरण रिजिजू की पॉलिटिकल स्टैंडिंग क्या है? क्या वो किरण रिजिजू नरेंद्र मोदी और अमित शाह को क्राइसिस से निकाल सकते हैं? क्यों नहीं राजनाथ सिंह आ पा रहे हैं? क्यों नहीं नितिन गडकरी आ पा रहे हैं? क्यों नहीं निर्मला सीतारमण आ पा रही हैं? क्यों नहीं जेपी नड्डा या दूसरे और कोई बड़े नेता आ पा रहे हैं? कारण यह कि मोदी जी ने इन सब की शख्सियत खत्म कर दी। केंद्र की सरकार चलाई मोदी और अमित शाह की। इसको पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं डिक्टेटर्स कैबिनेट। तो ये डिक्टेटर्स कैबिनेट की तरह जो है ये चला। अब इसमें मोदी जी की का क्राइसिस मैनेजमेंट कोई नहीं कर सकता। आखिरी एक एग्जांपल दे के अपनी बात खत्म करूंगा। यूपीए का याद कीजिए, कपिल सिब्बल थे, चिदम्बरम थे, तमाम बड़े बड़े, सोनिया गांधी खुद गई जब निर्भया का कांड हुआ, प्रदर्शनकारियों से मिली सोनिया गांधी खुद,
सरकार गिर गई, सरकार चुनाव हार गई, बहुत कुछ हो गया, लेकिन आप देखिए कि आज भी सोनिया गांधी की इमेज पे तो कोई बट्टा नहीं लगा। सोनिया गांधी की इमेज जैसी थी वैसी है। जो उस वक्त के मंत्री थे, कपिल सिब्बल हो, चिदम्बरम हो, जो भी लोग हो, वो वहीं के वहीं हैं। लोग केसेस बरी हो गए, तो उनके पास क्राइसिस मैनेजमेंट करने वाले लोग थे जिनका कद उतना ही बड़ा था। मोदी जी ने वो सारे जो पुल हैं वो उड़ा दिए। अब इनके पास किरण रिजिजू से ये क्राइसिस संभलेगी, जरा मुझको कोई बता दे। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस बीच लेकिन ये जो दिख रहा है प्रेम कुमार जी कि जो जेन अल्फ़ा है, जो बच्चे बच्चियां हैं, अब जैसे ताइक्वांडो वाली लड़की, वो 8वीं 9वीं 10वीं की बच्चियां, उसके अलावा अभी कल ही हम लोगों ने विजुअल देखा कि जो बच्चे बच्चियां हैं, स्कूल के छात्र छात्राएं स्कूल की, वो डीएम साहब का घेराव करने पहुंच गए कलेक्ट्रेट। वो तस्वीरें देखी हमने, खाने पीने बाकी चीज़ों में जितने। ये अभी और जंतर मंतर के बाद का डेवलपमेंट है, ये बाद का है। क्या यहाँ पर जो बात अभी स्वामी जी भी कह रहे थे, शकील जी भी कह रहे थे, प्रशांत जी भी कह रहे हैं, जो बात हम लोग लगातार कह रहे हैं, क्या ये अंदर अंदर युवा, खासकर अल्फ़ा और जेनजी, ये दोनों बहुत ज़्यादा इनके अंदर एक आंदोलन की भावना आ चुकी है, ये मुखर हो चुके हैं और इस चीज़ को मोदी सरकार अभी भी समझ नहीं पा रही है, ये माना जाए। जो कुछ, क्योंकि इनके क्रियाकलाप, इनके भाषणों नहीं, बयानों को देख लीजिए, चाहे आज इनका ही अमित शाह का बयान देख लीजिए, इन लोगों के बयान जिस ढंग से जो अहंकारी लगते हैं, माफ़ी चाहूँगा लेकिन ऐसे ही दिखाई देता है, एक अहंकार दिखता है, सत्ता का नशा दिखता है, और वो दिखाई दे रहा है। और तब जबकि ऑलरेडी यहाँ पर जेन जी, जेन अल्फा सड़कों पे जब चाहे तब उतरने के लिए तत्पर है। ऐसे में देश चलाना इतना आसान है क्या आज की तारीख में, जैसा चाह रही मोदी सरकार? प्रेम कुमार जी। जी राजीव जी, हम इसको ऐसे बोलते हैं जैसे दूध फट गया है, दूध में नींबू पड़ गया है और दूध फट गया है। तो इससे पहले तक भी बहुत सारी स्थितियां हमने देखी। भाई कोविड में 5.5 लाख मरने का आंकड़ा था और बाद में पता चला कि 40 लाख से तो कम हो ही नहीं सकता है। ऑक्सीजन से की कमी से लोग मरे, सरकार बोलती ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। वो सब दौर भी हमने देखा, नोटबंदी भी देखा, जीएसटी की परेशानियां भी देखी, लेकिन कभी इस किस्म से आवाज नहीं उठी थी जो आज उठ रही है, उठती दिख रही है। जेन जी से वो नीचे जेन अल्फा की तरफ जो जा रहा है, इसको थोड़ा और अगर हम संक्षेप में ही समझें तो जेन जी से ऊपर का तबका, मान लीजिए, थोड़ा जिम्मेदारियों से बंधा होता है, उनको नौकरी जाने का डर होता है, उनको परिवार की चिंता होती है, परिवार को जेल से बचाना होता है, तमाम तरह की वो डर में के साए में होता है। तो वह सत्ता से टकराने में थोड़ा मोल तोल करता है, कब लड़ना है, कब बोलना है, कितना बोलना है। लेकिन युवा जिसके लिए फ्यूचर है, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी को अभी उनको देखना है, तो वो युवा देखते हैं कि अभी नहीं बोलेंगे तो हम तो आगे बोलने के लायक ही नहीं रहने वाले। तो उनको ये एहसास हुआ और उन्होंने बोलना शुरू किया। और जब वो बोलना शुरू किए तो बच्चे तो बहुत निडर होते हैं, बच्चे को तो कोई डर ही नहीं होता है। तो बच्चों को समझ में आया, ये बात समझ में आई कि हम अपने स्कूलों में भी टीचर नहीं है तो उसके खिलाफ बोले, स्कूल पे टीचर टाइम पे नहीं आते हैं, या एक टीचर 4-5 क्लास में पढ़ाते हैं, या स्कूल में बिजली नहीं है, कि पानी नहीं है, कि शौचालय नहीं है, और इन तमाम बातों पर बच्चों को लगा कि अब रिएक्ट करना जरूरी है, और उन्होंने रिएक्ट करना शुरू कर दिया। इसी तरीके से जो बच्ची का जो आज उदाहरण है, आप सोचिए ना, ये बच्ची भी तो टीनेजर है ना, ताइक्वांडो वाली, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के सामने निडर होकर बेखौफ बोल रही है।
और उसके बाद जब मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया आती है तो हमें लगा कि हो सकता है वो थोड़ा शर्मा रहे हैं, झेप रहे हैं, अच्छा ठीक है बोलते हैं। तो कई बार लगता है कि शायद मुख्यमंत्री बाहर में जाके कोई कड़ा एक्शन लेंगे और इसको देखेंगे, लेकिन आज जो एक्शन दिख रहा है वो तो माफी मंगवाने वाला एक्शन दिख रहा है, यानी मत बोलो वाला एक्शन दिख रहा है। तो हमें एक फेज और जो बाकी दिखता है वो ये कि ऐसी घटनाएं जिसमें प्रधानमंत्री टीनेजर से माफी मंगवा रहे हैं, माफ कर रहे हैं, मुख्यमंत्री टीनेजर से माफी मंगवा रहे हैं, माफ कर रहे हैं, ऐसी घटनाओं की प्रतिक्रिया जो है वो प्रतिक्रिया अहंकार को नेस्तनाबूद कर देगी, उसका इंतजार है। यही जी यही था। और इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा, फिर एक बाइट सुनाना चाहता हूँ, उसके साथ समाप्त करेंगे। एक स्टूडेंट में सबसे बड़ा डर क्या होता है प्रेम कुमार जी, आप तमाम साथी, सबसे बड़ा डर ये होता है कि परीक्षा में पता नहीं हमारे टीचर, हमारे गुरुजी फेल ना कर दें, करियर हमारा चौपट ना हो जाए, भविष्य अंधकारमय ना हो जाए, यही डर होता है। और इस डर के साथ वो बच्चा जो है वो आगे बढ़ता है। हम लोगों के अंदर भी वो डर था जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे। मैं अपनी बात तो बताऊंगा, बाकी आप लोग भी शायद मेरी बात से सहमत होंगे, लेकिन आज वो डर निकल चुका है। आज स्टूडेंट्स में ये डर नहीं है कि कल को मेरा भविष्य बर्बाद हो गया तो बर्बाद हो गया, लेकिन हम सवाल करेंगे और जो है वो बोलेंगे। तो ये जो आप कह रहे हैं, इसके बाद एक थर्ड स्टेज जो है जिसका इंतजार है, जिसमें बच्चों से माफी मंगवाया जा रहा है। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा माफ कर दिया, रुचिका सिंह से खुले तौर पर पुलिस ने, यूपी पुलिस ने, उत्तर प्रदेश पुलिस ने माफ़ी मंगवाई। वो बच्ची 15 साल की बच्ची, ये भी वैसे ही 12-15 साल की बच्ची होगी, जिससे उत्तराखंड के धामी साहब माफ़ी मंगवा रहे हैं। ये सब कुछ हम देख रहे हैं। अब ये डर, ये जो माफ़ी वाला, ये अगर आ गया कि जो करना है कर लो, हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब क्या होगा? और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ऐसे वीडियो भी आएंगे कि जो करना है कर लो, हम माफी नहीं मांगेंगे। ये बच्चे बोलने वाले हैं। जब आज अभिजीत दीपके ने पूछा, जरा वो एक छोटी सी बाइट हमने दिखाई थी सीजन 2 की, उसका एक थोड़ा सा बड़ा पार्ट देखिए, जरा देख लीजिए, कार्यक्रम खत्म करेंगे, देखिए जरा। मुझे तो लगता है ये लोग हर जगह जंतर मंतर बनवा कर ही मानेंगे। और जितना आप लोग हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करोगे, उतनी हमारी आवाज नीचे जाएगी। इन लोगों को समझ में नहीं आता है, इन लोगों को का काम करने दो। हाँ बिल्कुल भैया, सीजन 2 स्टार्ट करो। ये सीजन 2 की शुरुआत है। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर कमेंट कर रहे थे कि सीजन 2 कब आने वाला है। इन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। और सीजन 2 जो रहेगा, मोदी की इस्तीफा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पब्लिक है ये दबाव, इस बात को कई लोग सोचते हैं कि हम दीपके को प्रमोट कर रहे हैं, या कोई किसी को प्रमोट नहीं कर रहा है। यहां पर सीधा सीधा, बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, सीधा सीधा अब कह रहा है, दीपके कह रहे हैं कि सीजन 2 जो रहेगा, तब तक ऑडियंस से कहा जा रहा है कि मोदी का इस्तीफा। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए जंतर मंतर को हम लोगों ने रोज देखा है, 36 दिन एवरी डे। मैं भी गया हूं, हमारे तमाम साथी जो स्क्रीन पे बैठे हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं, सब गए हैं, सब ने देखा है। वहां हर इंसान दीपके था, यानी वहां आया हुआ हर प्रोटेस्टर जो था, अपने आप में उस प्रोटेस्ट का मालिक था, ओनर था, डिसीजन मेकर था। इसीलिए दीपके के कहने से पहले, और ये बाइट में सुनाना इसलिए चाहता था क्योंकि दीपके के कहने से पहले जो सुन रहे हैं, जो लोग आए हैं आज, ये आज का वीडियो, दिल्ली का वीडियो दिखा रहा था मैं, वो कह रहे हैं सीजन 2 जो होगा, दीपके का कहना है, सब्जेक्ट क्या होगा, तब तक इधर से कहा जाता है तपाक से मोदी का इस्तीफा। समझ लीजिए कि ये बहुत जल्द टीनेजर्स जो हैं वो कहेंगे कि माफ़ी नहीं मांगूंगा या नहीं मांगूंगी, जो करना है कर लो। ये समय आने वाला है।
अब ये चेतना नरेंद्र, हम लोगों का काम है विश्लेषण करना, विश्लेषण कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है वो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। सरकार का काम है, सरकार उसको किस ढंग से लेती है वो उसका काम है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। समय खत्म हो चुका है, 8:33 है। अगर आप लोग एक मिनट से ज़्यादा नहीं, इस विषय में एक मिनट अगर, और आप तमाम साथियों आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा बस 4 मिनट का समय और दीजिए जल्दी से। प्रशांत जी जल्दी से, फिर शकील जी, अमलेंदु जी, प्रेम कुमार जी। प्रशांत जी। देखिए, जेन जी और जेन अल्फा की बात हो रही है। अभी आप बात कर रहे थे कि स्कूल की बच्चियां भी, पिछले 1 महीने में जो वीडियोस आए जरा उनको ध्यान से देखें हम। जो जंतर मंतर पे आप भी गए, हम भी गए। जंतर मंतर पे जो क्राउड इकट्ठा हुआ था वो मुख्य तौर पर दिल्ली का था शुरुआत में, और वो मिडिल क्लास के लोग थे, तीसरी, चौथी, 5वीं जनरेशन मिडिल क्लास के लोग थे वो बच्चे। और जो आप जेन अल्फा का वीडियो देख रहे हैं, जो गांव के स्कूलों से बातें आ रही हैं, ये पहली जनरेशन मिडिल क्लास के वीडियोस हैं। तो आप ये देखिए कि कितने बड़े पैमाने पर ये ट्रिकल डाउन हो रहा है, ये सेंटीमेंट। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब ये जेन अल्फा भी जुड़ के आएगा 1-1.5 साल बाद, जब ये भी मैच्योर होकर आएंगे, तो ये इस तरीके की किसी भी तरीके के दबाव में बिल्कुल आने वाले नहीं। बिल्कुल। शकील जी, ये क्लास जो है वो बड़ा का विस्तार हो रहा है। जी शकील जी। राजीव जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। एक बहुत पुराना निबंध है पूर्ण सिंह का, सच्ची वीरता, बहुत हिंदी में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला है। उसमें उन्होंने यही बताया है कि वीरता भी एक छूत की बीमारी की तरह होती है, और वो जब फैलती है तो रोके नहीं रुकती। तो वीरता का जो कीटाणु है वो फैलने लगा है, अब लोगों का डर निकलने लगा है। इसीलिए जो आप कह रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेज वो आएगी, बिल्कुल आएगी वो स्टेज। नहीं डरूंगा, नहीं माफी मांगेंगे। क्यों? क्योंकि डर के भी तो देख लिया, डर के क्या मिला? आप और डराते जा रहे हो और दबाते जा रहे हो। उसकी कोई सीमा नहीं है ना। जितना डरेंगे उतना और डराओगे, जितना दबेंगे उतना और दबेंगे। तो इसलिए वो हमें याद आया, वो सारे हमारे जो दर्शक हैं उनको भी पढ़ना चाहिए, वो मिल जाएगा। सच्ची वीरता के नाम से सरदार पूर्ण सिंह का है, बहुत अच्छा निबंध है। किसी दिन हम उसके बारे में और भी बताएंगे, अभी टाइम कम है। तो वो उसमें यही कहते हैं कि वीरता भी एक ऐसा ही गुण है जो एक को देख के दूसरे को लग जाता है। तो वो गुण जो है लगने लगा है। वायरस, वीरता का वायरस। अमलेंदु जी। देखिए राजीव जी, बिल्कुल वीरता का वायरस है। और राजीव जी, इतिहास हमको यही बताता है कि जब दमन बढ़ जाता है तो प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। राजीव जी, शिकागो के मई दिवस के आंदोलन से शुरू हुआ, अगर आप देखिए इतिहास को उठाकर देखना शुरू कीजिए, और चीन के थिएनआनमेन चौक तक आ जाइए। क्या हुआ चीन के थिएनआनमेन चौक पर जो हुआ था, उसके बाद क्या चीन बदला, किस तरीके से बदला? तो राजीव जी, यही मतलब मोदी जी ने हथियार बना लिया कि दमन जो है उसके जरिए ही सरकार कायम की जा सकती है, और दमन से ही हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है, दमन से ही अडानी राष्ट्र बनाया जा सकता है। तो ये दमन जो राजीव जी जितना बढ़ेगा उसका प्रतिरोध उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। जंतर मंतर पर जो हमने देखा राजीव जी, वो भी प्रतिरोध था, जो 12 साल का दमन था उसके खिलाफ। और अब चूंकि आपने 20 जुलाई को आपने सारी हदें पार कर दी, तो उसके खिलाफ राजीव जी अब प्रतिरोध और ज्यादा बढ़ रहा है। और यही जो है वो जेन अल्फा हो चाहे जेन जी हो, सबके बीच ये जो पहुंच रही है बात कि अब इसका प्रतिरोध किया जाना चाहिए, वरना ये तानाशाह बन जाएंगे। अब बने या ना बने, वो तानाशाह बनने की उनमें काबिलियत है या नहीं है वो अलग का मसला है राजीव जी, लेकिन जनता में, मतलब खासतौर से युवा पीढ़ी में ये बात घर कर रही है कि अगर इनको अब सबक नहीं सिखाया तो ये तानाशाह बन जाएंगे राजीव जी। यही खतरे की घंटी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम कुमार जी। जी, मुझे थोड़ा वीरता का वायरस सुनने में अच्छा नहीं लगा, कर्णप्रिय नहीं लगा। मैं कायरता का वायरस और वीरता का एंटीडोज बोलूंगा इसको।
तो अच्छा कि आपने सुधार दिया। जी, मैं इससे आगे ये कहना चाहता हूं, जो शकील साहब बोल रहे हैं कि वीरता जिस तरह से फैलती है, मैं उल्टा भी बोल रहा हूं, कायरता भी उसी तरह से फैली हुई होती है। लेकिन जब वीरता उस पर आती, जैसे इंसान का स्वभाव ही होता है, भीड़ के साथ चलो। अगर सब चुप हैं, सब डर रहे हैं, तो सब डरे हुए हैं, फिर तो शेर बब्बर अमित शाह ही है, फिर मोदी ही है, सब कुछ है। लेकिन जब बोलना शुरू होता है और वो हवा बनती है कि बोलना है, निडरता का वातावरण, वीरता का भाव, तो वो भी उससे भी ज्यादा तेजी से फैलता है और कायरों में भी ताकत आ जाती है। कायरों में भी ताकत आ जाती है। तो वो माहौल जो है अब देश में बन रहा है, बनने लगा है, और इसीलिए अब संसद में भी स्थिति पलट गई है और सत्ता को भी डर लगने लगा है। संसद से भाग रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जा नहीं रहे हैं बच्चों के बीच में व्याख्यान देने के लिए, और वो भी लॉ यूनिवर्सिटी में। मजे की बात तो ये है, लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र अपने दीक्षांत समारोह में बोलते नहीं चाहिए हमको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये वातावरण जो बन रहा है, ये हर जगह बनने लगा है, और निश्चित रूप से उस जगह पर देश खड़ा है जब ये प्रतिक्रिया, इसमें ओज रस दिखेगा, वीर रस दिखेगा और वीरता नजर आने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। आंदोलन की जब भी बात आती है तो हम लोग युवाओं की बात करते हैं, युवा, उसके ऊपर यानी 18 साल उसके बाद वाले। लेकिन अगर ये बच्चे आंदोलित हैं तो ये शायद आप लोग भी देश में पहली बार देख रहे होंगे। कहीं थोड़ा बहुत आंदोलित हो गए, किसी स्कूल में थोड़ा बहुत हो गया, ऐसी घटना सुनने को मिली है पहले कभी। लेकिन अब जगह जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, बच्चे निकल कर अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम साहब के दफ्तर का घेराव करने पहुंच जाएं तो ये छोटी मोटी घटना नहीं हो सकती है। सीएम के सामने अगर एक बच्ची कहे कि मुझसे 1.5 लाख रुपए रिश्वत मांगी गई तो ये छोटी मोटी घटना नहीं है, और कम से कम 500 लोगों के बीच खचाखच भरे हुए हॉल में ये बात कहे तो ये छोटी घटना नहीं है। बाकी ढेरों घटनाएं आप लोग देख ही रहे हैं जिस ढंग से, और तस्वीरें खूब आ रही हैं सोशल मीडिया पे। ये एआई क्रिएटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए क्रिएटेड नहीं है, ये ओरिजिनल तस्वीरें हैं, ये ओरिजिनल तस्वीरें हैं, और इससे सत्ता पक्ष को डरना चाहिए। मैं कहूँगा कि डरना चाहिए। अब जो गलत बयानबाजियाँ, जिस ढंग से विपक्ष को कुचलने की कोशिश, अगर कोई आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो उसका दमन करने की कोशिश, ये सब जो है ये बंद होना चाहिए, वरना आने वाला वक्त बहुत बुरा होने वाला है और एक अलग तस्वीर दिखाएगा। वो तस्वीर जो होगी डरावनी होगी सत्ता पक्ष के लिए। ये दिखाई दे रहा है इसलिए कह रहा हूँ। बाकी तो ठीक है, सत्ता पक्ष के पास सब कुछ है, आखिरी हथियार दमन होता है, और वो पहले दिन से दिखाई देता है। 12 साल हो गए सत्ता पक्ष के सरकार के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, शकील जी, अमलेंदु जी, और साथ में जुड़े थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। आप